Hi friends, welcome to the 8th session of Vectors. मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद शेख है and I am the founder and director of IT in Science Point. Vectors के 7th session में मैंने आपको एक assignment दिया था which had a good number of questions. This was Vectors assignment 3. मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसको solve कर लिया है. Now in this session मैं उन एक questions को जो है solve करके आपको बताऊंगा. एंड उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको देखने हैं, अपने सॉल्यूशन से कंपेयर करना है और उसको नोट करना है. विल बी यूजिंग अ बिट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इस समय में आप मुझे स्क्रीन पर देख नहीं सकते, बट बैकग्राउंड में यू कैन हैव माय वॉइस ओवर एंड आई विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन. सो विल बी स्टार्टिंग विद वन क्वेश्चन एट अ टाइम. चलिए शुरू करते हैं. इन दिस केस, चलिए इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं. थोड़ा जूम कर लेते हैं. या माफ करिएगा अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ग्लिच दिखाई दे, बिकॉज इट इज़ हाईली पॉसिबल, बिकॉज मैं भी ये कुछ सिस्टम है जिसे पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ. सो हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहे, लेकिन थोड़ा सब्र रखिएगा, हम अच्छे से इसको कर पाएंगे. थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो हो जाएगा. राइट, ये हमारा क्वेश्चन है जो सामने स्क्रीन पर है. अब इन्होंने क्या बोल रखा हुआ है? इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि देयर इज अ वेक्टर ए, एक वेक्टर है आपके पास जो वर्टिकली अपवर्ड्स है और वेक्टर बी जो है वो नॉर्थ की तरफ है और ए क्रॉस बी का बेसिकली हमसे यहाँ पर डायरेक्शन पूछा गया. तो ठीक है, यहाँ पर पहले मैं आपको डायरेक्शन की थोड़ी सेंस दे देता हूँ कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट. 3 डायमेंशन मैं पहले आपको 3D में दिखाना चाहता हूँ कि 3D में डायरेक्शन की सेंस कैसे आएगी. यहाँ पर देखिएगा, लेट मी ड्रॉ द एक्सिस फर्स्ट. ये आपका एक एक्सिस बना लिया मैंने, इसको ब्लैक मरून रख देते हैं, ब्लैक रखते हैं. अब जो है मैं दूसरा एक्सिस बनाने जा रहा हूँ. लेट्स से ये मैंने बना दिया आपका दूसरा एक्सिस, और इसी तरह से अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपका तीसरा एक्सिस. अभी तीसरा एक्सिस कुछ इस तरह से बनेगा. इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं. बहुत बढ़िया. अब जो है एरोज मार्क कर देते हैं इसमें. और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से इमेजिन करने की कोशिश करना. आपका जो ये डायरेक्शन है ये आपका है ईस्ट, ये आपका है वेस्ट, ये आपका है नॉर्थ और ये आपका है साउथ. मैं इसको आइसोमेट्रिकली 3D डायरेक्शन में देखने की कोशिश कर रहा हूं. और ये आपका हो जाएगा अप और ये आपका हो जाएगा डाउन. ठीक है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है. चलिए अब हम वेक्टर्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. मैंने सेंटर पॉइंट बना लिया. इसने बोला वेक्टर ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो वेक्टर ए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एंड आई विल बी यूजिंग अ ग्रीन कलर टू मेक वेक्टर ए वर्टिकली अपवर्ड्स. अच्छा, ये जो एक्सिस सिस्टम आपने बनाया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, तो इसमें आपको मैं एंगल्स बता दे रहा हूँ. ईस्ट और वेस्ट के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. इसके बीच में एंगल भी 90 डिग्री होगा. किसके? ईस्ट और डाउन के बीच में. इसमें हर एक एक्सिस के बीच में जो एंगल होने वाला है वो 90 डिग्री एंगल ही होगा. इस बात का आप ख्याल रखिएगा. अब ये मैं 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. नाउ लेट अस मेक द वेक्टर्स का डायरेक्शन. तो वेक्टर ए इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. तो ये जो है मैंने वेक्टर ए बनाया, दिस इज वेक्टर ए. थोड़ा मोटा कर लेते हैं. और ये वेक्टर ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट कर रहा है. एंड वेक्टर बी को चलिए मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, नहीं पर्पल से बनाते हैं. आपका वेक्टर बी जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है. नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने का मतलब है कि ये जो है आपका वेक्टर बी हो गया. ये आपका वेक्टर बी है. राइट. अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वो एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा. इस तरह से इमेजिन करो. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि आपको राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है. राइट हैंड थंब रूल.
राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि ए क्रॉस बी मैं जब भी लिखूंगा तो इसमें ए की तरफ से लेकर बी की तरफ मेरे फिंगर्स कर्ल होंगे। मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूं कि आपका जो है ए से आप बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, और जब कर्ल करोगे तो थंब का डायरेक्शन आपको जो है डायरेक्शन दे देगा ए क्रॉस बी का। तो आप राइट हैंड उठाइए, यहाँ सेंटर पे अपने पाम को रखिए और अपने फिंगर्स को ए पर रखिए और बी की तरफ कर्ल करेंगे, तो उस केस में आपको जो थंब दिखाई देगा आपका, वो थंब यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर आपका जो है वो थंब चला जाएगा। तो अगर आपका थंब यहाँ पर आ रहा है देन इन दैट केस ये आपका डायरेक्शन हो गया ए क्रॉस बी का। तो इसका सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा अलोंग वेस्ट। आपने कर्लिंग कैसा किया है? आपने कर्लिंग ऐसा किया है, ए क्रॉस बी आपने अपने फिंगर की कर्लिंग की है। सो ये हुआ हमारा पहला सवाल, ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो अब इसको जो है पॉज करके आप जो है नोट कर लो इसका सोल्यूशन जो है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। 22nd क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फॉर अ लिटिल बिट ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। यस, थोड़ा सा और, बहुत शानदार। इसको थोड़ा सा इधर लेके चले आते हैं ना, ये रहा। ओके, अब इन्होंने क्या दे रखा हुआ है? इन्होंने दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी is given as v equal to omega cross r। ओके, मुझे नहीं पता किसका मतलब क्या है, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहां पर समझ गया हूं कि जो v है वो मेरा लीनियर वेलोसिटी है, ये मुझे समझ में आ चुका है, राइट। ओमेगा उन्होंने बोल रखा एंगुलर वेलोसिटी है, r आपका रेडियस वेक्टर है। ओमेगा के बारे में दे दिया है, r के बारे में दे दिया है। अब बोला है कि लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आपको सीधा v की वैल्यू निकालनी है। तो आपको दे रखा हुआ है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, और ओमेगा और r की वैल्यू दे रखी है। तो v को अगर आप डिटरमिनेंट फॉर्मेट में निकालना चाहेंगे तो यहां से आपको v मिलेगा विच इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस r। तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट बना लो सबसे पहले। आइए डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो आपने ये डिटरमिनेंट बना लिया, इससे 3/3 का डिटरमिनेंट होगा आपका, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू डालो। सबसे पहले पहले रो में तो आपका i आएगा, j आएगा, k आएगा। दूसरे रो में आपका आएगा इसका कोएफिशिएंट लो ना, ओमेगा का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर उसके बाद -2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। और r का आपको कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है? i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा है तो 0 ले लो, और j का कोएफिशिएंट जो है वो है 4, और आपका k का जो कोएफिशिएंट है वो है -3। तो ये रहा हमारा ओमेगा क्रॉस r। तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमको दिखेगा दैट दिस विल बी रिटन एज, आई आप वैसे ही छोड़ दो, अब इसको 2/2 में रिड्यूस कर दो। अब 2/2 में हम कैसे रिड्यूस करेंगे इसको? तो ये 2/2 में मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ। जब आप i को कंसिडर करेंगे तो इसके रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचा कुचा कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो बचा कुचा यहाँ पर क्या है? बचा कुचा जो टर्म है वो ये हो जाएगा, राइट। तो आप इसको कंसिडर करेंगे, राइट, इसको आप कंसिडर करेंगे। तो उसको मैं लिख लेता हूँ अभी आकर के, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग जा करके। लेट्स सी व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट इज -2 2 4 -3। अब यहाँ पर आप फिर से लाइए, j माइनस के साथ आता है, मैंने बताया हुआ था। फिर 2x2 का जो है मैट्रिक्स बनाइए। 2x2 अगर आप j कंसिडर करेंगे तो आप जो है, जब आप j कंसिडर करेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, राइट। बची कुची वैल्यूज को लिखेंगे, तो आप जो है बची कुची वैल्यूज को लिखो। बची कुची वैल्यूज क्या निकल कर आ रही है? यू हैव गॉट 1 2 0 एंड -3। सिमिलरली आप लिखो +k, और अब जो है फिर से 2/2 का मैट्रिक्स बना लो। अब 2/2 का अगर आप मैट्रिक्स बनाओगे तो जब आप k को कंसिडर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप k के रो को भूल जाओगे, k के कॉलम को भूल जाओगे, और ये जो बचा कुचा वैल्यू है इसको लिखोगे, राइट। तो वो वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। वो वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है? वी हैव गॉट 1 -2 0 एंड 4। तो चलिए इसको ओपन करना शुरू करते हैं। इसको मैं ओपन करूंगा तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, आई ऐसी रखा मैंने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू -3 दैट इज 6, -4 इंटू 2 इज 8, ओके,
माइनस जे, 1 into -3 is -3 minus 0 प्लस के, यहाँ पर 4 into 1 is 4 minus 0, कितना निकल कर आ गया, दिस इज -2i, -2i, माइनस माइनस इज प्लस, यानी कि +3j, तो यहाँ पर +3j आ गया, प्लस 4k, तो इस तरीके से वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब इसका मॉड्यूलस ले लो, इसका मॉड्यूलस लोगे तो कितना आएगा, v की वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट ऑफ, इधर इसका देखो 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से आपने निकाल लिया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना वैल्यू निकल कर आ रही है, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, 2 टू ज़ा 4, यानी 4 प्लस 9 प्लस 16, तो आंसर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 29। मार्क कर लो कौन सा आंसर है, ये ऑप्शन ए आपका सही हो गया, अंडर रूट ऑफ 29। तो इसको ज़रा आप चाहो तो अच्छे से कॉपी कर लो, एक सेकंड पॉज करके, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक वेक्टर है और बोला है कि यूनिट वेक्टर है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। आपसे पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर है, तो बताओ सी का वैल्यू कितना होगा। तो भाई यूनिट वेक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में बड़ी प्यारी सी चीज जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के बराबर होता है, इट्स इक्वल टू 1। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड लिखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकल कर आनी चाहिए 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 0.16 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 निकल कर आएगा, बिकॉज ये बन जाएगा 0.2 निकल कर आएगा, ये इसको रब कर देते हैं, बिकॉज ये जो वैल्यू होगी आपकी, दिस वैल्यू विल बी 0.8, तो वहां पर 1 से 0.8 चला गया तो 0.2 बचा, therefore the value of c is going to be under root of 0.2। देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है, इट इज ऑप्शन बी। आई होप अब इसको आप पॉज करके नोट कर लो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी आगे क्या होगा। यस, 24th वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यस, अब वेक्टर, कुछ बातें कही गई है यहाँ पर, उसको नोट कर लो। अब वेक्टर इज नॉट चेंज, यानी वेक्टर बदलना नहीं चाहिए। इफ इट इज रोटेटेड बाय एन आर्बिट्ररी एंगल, आपको मैंने बताया था कि ये वेक्टर इज नॉट चेंज, अगर आप उस वेक्टर को, जैसे पहले आपका वेक्टर ये था, अब आप उसको रोटेट करके ऐसा कर दोगे तो आपने डायरेक्शन बदल दिया, तो आपने डायरेक्शन बदल दिया तो वेक्टर बदल गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर, ये भी गलत हो गया ना, क्योंकि जब भी आप आर्बिट्ररी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वेक्टर को आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट केस में आपने डायरेक्शन बदला, यहाँ पर इस केस में आप जो है उसका डायरेक्शन बदल रहे हो, whereas इस केस में स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप उसका मैग्नीट्यूड बदल रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर गलत हो जाएगा। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कुछ और ही डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पर, तो ये भी चला गया, डायरेक्शन बदल गया। व्हेन इट इज स्लिड पैरेलली, यस, ये आपका वेक्टर था, आपने इसको पैरेलली स्लाइड करके ऐसा कर दिया, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखना है ऑब्वियसली मुझे, तो मेड अ स्मॉल मिस्टेक। ऐसे आपने वेक्टर को जो है इस केस में पैरेलली स्लाइड किया ना, पहले ये था फिर आपने ये बना दिया, तो पैरेलली स्लाइड कर दिया, सो इन दैट केस दिस वेक्टर इज गोइंग टू रिमेन सेम, सो आंसर इज 4। कॉपी कर लो। हाँ, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, सी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, आपको दो कंपोनेंट्स इसके निकालने हैं, तो इसका जो है एक कंपोनेंट मैंने ऐसे निकाला, ये कंपोनेंट मैंने निकाला इसका थीटा लेकर के, तो हमने जो है, अच्छा इसको डायग्रामेटिकली तो मैंने गलत बनाया, तो मैं इसका डायग्राम सही कर लूँ पहले। यस, हाँ, इसका जो मैंने कंपोनेंट निकाला ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अगर आप देखेंगे तो ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो AH है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो AB है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूँ A cos ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको लिख सकता हूँ मैं A sin ऑफ थीटा। नाउ अगर आप देखेंगे तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर
थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मत लेना, क्योंकि 0 डिग्री ले लोगे तो आपका ए का कंपोनेंट ही नहीं बन पाएगा ना, बिकॉज ए वेक्टर और ए एच वेक्टर अगर 0 डिग्री ले लिया तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री लिया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, 0 डिग्री लिया तो ए एंड ए एच विल बी सेम, तो कंपोनेंट बन ही नहीं पाया ना, दोनों वेक्टर ही सेम हो चुके हैं। आप थीटा को जो है यहाँ पर 90 डिग्री भी मत लेना, क्योंकि अगर आप थीटा को 90 डिग्री ले बैठे तो इन दैट केस आपका ए वेक्टर और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है ए बी, वो भी जो है वो सेम हो जाएगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ये 90 ले लिया तो ये और ये सेम हो जाएंगे। बट आई कैन से दैट कि थीटा, तो अब इसके हिसाब से चलो कोई भी एक ले लो, ये बात करते हैं, तो साइन थीटा जो है वो निकल कर आ रहा है मेरा ए वी अपॉन ए, और मैं जानता हूँ दैट साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, sin theta is always less than 1, then in that case मुझे दिख रहा है that AV is less than A, and similarly I can say that AH is less than A, यानी मैग्नीट्यूड इसका कम होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, A is always less than its magnitude is the correct answer, right? अगला क्वेश्चन करते हैं। यस, इन्होंने क्या बोल रखा है, हमें क्वेश्चंस में से इंटरप्रेट करो। A इक्वल टू बी प्लस सी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रही है यहाँ पर, और हमें ए बी सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज। ए इक्वल टू बी प्लस सी क्या इंप्लाई करता है कि ए इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर जो है वो सी है, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए। कैसे, क्योंकि ए इक्वल टू बी प्लस सी ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये कनेक्शन बिठा देगा, राइट, दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब क्वेश्चन में बोल क्या रखा है समझना, ए की वैल्यू बोला है 5, ए की वैल्यू 5 बताया, बी की वैल्यू 4 बताया, और सी की वैल्यू 3 बताया। अगर तुमने यहाँ पर नोटिस किया है तो ये कुल सब लोग मिला करके क्या बना रहे, दे आर मेकिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये लोग मिलाकर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल में होता है। तो यहाँ पर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 3 4 5, तो इसका जो करेक्ट डायग्राम होगा वो करेक्ट डायग्राम मैं यहाँ पर ब्लू से बना लेता हूँ। द करेक्ट डायग्राम इज गोइंग टू बी, दिस विल बी योर बी 90 डिग्री पे, दिस विल बी योर सी, एंड इन दोनों को मिला करके दिस विल बी योर ए। अब किसके बीच में एंगल वाला, एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, राइट। अगर तुम देखोगे तो ए और सी के बीच का एंगल ये है थीटा, इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। आंसर आपको कॉस में और साइन में दिया गया है, तो एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ cos ऑफ थीटा। अगर मैं चेक करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, cos ऑफ थीटा इज दिस अपॉन दिस विच इज 4 अपॉन 5। कोई मैच कर रहा है क्या, यस ये मैच कर गया, आंसर इज सेकेंड। तो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। डोंट वरी, इसकी इमेज जो है मैं वीडियो के साथ अटैच करके रख दूंगा, लेकिन आप फिर भी कॉपी कर लो। थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, राइट। हमने टोटल मिला करके 6 क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व किए हैं। लेट मी टेक इट दिस वे, या लिटिल zoomed, यस इस तरह से 6 क्वेश्चन के सोल्यूशन हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, चलिए अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और 6 क्वेश्चन इसके बाद हम करने जाएंगे। चलिए कुछ अगले सवाल करते हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट मी जूम इन, यस लेट अस गो टू आवर क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन कहाँ पर है, अपना क्वेश्चन जो है वो ये यहाँ पर है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन को ले आओ। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, यस परफेक्टली फाइन, ओके। अब इन्होंने क्या दे रखा हुआ है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। इन्होंने बोल रखा है द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा, अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है ए के साथ और बीटा बना रहा है बी के साथ। तो चलो डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस केस पहले तो मैं तो वेक्टर्स बना लेता हूँ अपने, दिस इज वेक्टर ए। थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाए, मजा आएगा ना, तो अच्छे से बनाते, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे हम लोग डायग्राम अपना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सेटअप ले ले रहा हूँ। अभी तुमको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अच्छे से, डोंट वरी।
नो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और शेप लेंगे हम लोग। और कौन सा शेप ले सकते हैं? क्या इसमें पैरेललोग्राम है इस एप्लीकेशन में? बॉस मेरे को इसमें पैरेललोग्राम तो नहीं दिख रहा है। सॉरी यार, पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है, तो चलो सिंपल रखते हैं। ये अपना वेक्टर ए है, बढ़िया। दूसरा बना लेते हैं, ये अपना वेक्टर बी है, लेट्स से, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मुझे बनाना है तो मुझे वो रिजल्टेंट बनाने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज करना रहेगा। और पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से मैं जाऊंगा तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। सो ये जो है मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो कुछ हल्के कलर से, और ये रखा मैंने अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। चलिए अब देखते हैं। सो दिस इज माई वेक्टर ए एंड दिस इज माई वेक्टर बी। इनके बीच में कुछ एंगल होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट के बारे में बात की जा रही है। एक काम करते हैं, हम लोग रिजल्टेंट बना लेते हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा, है ना, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। कलर इसका रख देता हूं मैं रेड, क्योंकि रेड बड़ा प्लीजिंग कलर लग रहा है यहाँ पे। और थोड़ी सी डिस्कशन अब शुरू करते हैं इसकी। ये रिजल्टेंट हो गया, राइट। सो दिस इज रिजल्टेंट आर। अब रिजल्टेंट ने ए और बी के साथ कुछ कुछ एंगल बनाया हुआ है, उन एंगल को मैं दिखा दे रहा हूँ। ए के साथ उसने एंगल बनाया है अल्फा और बी के साथ उसने एंगल बनाया है बीटा। तो इसने हमें कुछ कोरिलेशंस दे रखा है ऑप्शन ए बी सी डी में, और बोला है कि फिगर आउट करो कि भाई ये क्या चल रहा है। थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा, यस। अब देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, अल्फा लेस देन बीटा। तो इस क्वेश्चन में यू कैन नॉट डायरेक्टली कमेंट कि अल्फा जो है वो बीटा से कम है, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है ना, जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। बोला है कोई ए वेक्टर है, बोला है कोई बी वेक्टर है, रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ अल्फा है, रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ बीटा है। लेकिन ये नहीं बोला ना कि अल्फा लेस देन या बीटा लेस देन या ए लेस देन बी लेस देन, देयर इज नो एडिशनल कंडीशन। तो मैं इस ऑप्शन के बारे में, अनफॉर्चुनेटली इस ऑप्शन के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। अब यहां पर कंडीशन दे रखा है, बी ऑप्शन ने बोला है ए लेस देन बी, अल्फा लेस देन बीटा, ये सारी चीजों के बारे में हमसे बात करके रखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं कि क्या केस बन सकता है, वो चीज हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, इसमें थोड़ी इमेजिनेशन रखने की कोशिश करना। अगर मैं ए वेक्टर को बढ़ा दूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर मैं ए वेक्टर को बड़ा कर देता, लेट्स से मैं एक हल्के से कलर से, हल्का सा कोई कलर यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर लाइट ग्रेइश यूज कर रहा हूं, आई होप आपको विजिबल होगा। अगर मैं ए वेक्टर को बढ़ा दूं ऐसे, नहीं ये कलर विजिबल नहीं है, इसको हटाते हैं, मैं थोड़ा सा और डार्क कलर यूज कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं इस ए वेक्टर को बढ़ा दूं, जस्ट इमेजिन करो कि ए वेक्टर को मैंने बड़ा कर दिया, बी को वैसे ही रखा बॉस, ए वेक्टर को बड़ा कर दिया, तो ये मेरा जो है वो नया वाला ए वेक्टर है, ग्रे कलर से दिख रहा है। तो अब जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो रिजल्टेंट क्या होने वाला है, आपका पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करने अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो रिजल्टेंट अब निकल कर आने वाला है, पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब जो रिजल्टेंट निकल कर आने वाला है वो रिजल्टेंट जो है ये होगा, इसको मैं दिखाने जा रहा हूं ग्रीन कलर से, राइट। तो ये नया रिजल्टेंट होगा, ये रहा, ठीक है। इसको ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। क्या चीज मैंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे ही मैंने ए को, जैसे ही मैंने ए को बी को वैसे ही छोड़ा, ए को बड़ा करके ए डैश कर दिया, तो ये रिजल्टेंट जो है वो बड़ा होकर आर से आर डैश हुआ। यानी कि जब मैंने ए को बड़ा कर दिया, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब मैंने ए को बड़ा कर दिया बी से, तो उस केस में आपको दिख रहा है, नए रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में सोचना दोस्त, नए रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में आपका नया एंगल अल्फा ये हो जाएगा और ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपने ए को बढ़ाया बट एंगल कौन सा बढ़ गया, बीटा। ए को बढ़ाया बट एंगल कौन सा बढ़ गया, बीटा। यानी ए ग्रेटर देन बी implies that beta is greater than alpha. Similarly, vice versa logic लगा सकता हूं that A less than B will imply that beta is less than alpha. एकदम कॉमन सेंस की लॉजिक लगाई है मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
तो अब जो है ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। वैसे कॉमन सेंस मुझे ये भी कहता है कि अगर मैं बोल दूं, अगर मैं कॉमन सेंस के हिसाब से जाऊं तो एक और चीज कह सकता हूं मैं कि a इक्वल टू बी जो होगा उसको इंप्लाई करना चाहिए दैट बीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब हम शुरू करते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना। अल्फा लेस देन बीटा, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, अल्फा लेस देन बीटा, ऑप्शन 2 गलत। अल्फा लेस देन बीटा, ए ग्रेटर देन बी, अल्फा लेस देन बीटा, ए ग्रेटर देन बी, यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 4 भी आपका गलत हो चुका है। तो अब एक काम करिए, इस सोल्यूशन को जो है आप, मैं एक सेकंड के लिए छोड़ रहा हूं, पॉज करो वीडियो को पॉज करो, इस सोल्यूशन को नोट कर लो, राइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमें क्या बता रहे हैं, हमें वो जानने की जरूरत है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू वी हैव, वी हैव, थोड़ा सा लेफ्ट में चलते हैं अपन, यस। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि I started walking down a road for a daybreak facing the sun, यानी कि I'm walking on the road and I'm facing sun, okay. After walking for some time I turned left, then I turned right, which direction I was going to। यहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट की सबकी बात कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ नॉर्थ वॉर्थ की बात कर रहा है, ईस्ट वीस्ट की बात कर रहा है। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड फॉर अ डे ब्रेक, फॉर अ डे ब्रेक फेसिंग द सन। आपने दिन में ब्रेक लिया हुआ है और यू आर वॉकिंग डाउन द रोड, ओके। तो चलो पहले हम जो है अपना ये एक्सेस सिस्टम बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले दिखा लेते हैं। तो भाई ये आपका जो है इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बना लेते हैं। ये मैंने आपको बोल दिया है दैट दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। अब जो है इन्होंने बोला है दैट आई एम वॉकिंग डाउन अ रोड फॉर अ डे ब्रेक फेसिंग द सन। दिन का ब्रेक, डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब क्या होगा, ये चीज हमें जानने की जरूरत है। बिकॉज अगर हम डे ब्रेक का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो एक क्वेश्चन को करना मुश्किल हो सकता है। तो खुद सोचो, जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट कि ये डे ब्रेक वर्ड क्यों दिया हुआ है, व्हाट यू मीन बाय डे ब्रेक इन दिस केस, राइट। सोचो, थिंक अबाउट इट, व्हाट डज इट मीन, आखिर ये डे ब्रेक क्यों बोल रहा है, सोचो सोचो सोचो। डे ब्रेक मतलब, डे ब्रेक का मतलब होता है कि सुबह की शुरुआत, सुबह की शुरुआत को हम कहते हैं डे ब्रेक, राइट। तो सुबह की शुरुआत कब होती है, सन निकलता कहां से है, सन आपका निकलता है ईस्ट से, है ना, पूरब पश्चिम, तो आपका सन यहां से निकलता है। तो यानी कि मैं जब वॉक कर रहा था तो मैं वॉक कर रहा था ईस्ट की डायरेक्शन में, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने आफ्टर वॉकिंग सम टाइम यानी ईस्ट की डायरेक्शन में मैंने वॉक किया। लेट मी क्रिएट दिस कलर, राइट, ओके। तो मैंने ईस्ट की डायरेक्शन में, यहाँ क्यों नहीं रहा है, हाँ, ईस्ट की डायरेक्शन में मैंने वॉक किया पहले, फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट, आई टर्न नहीं, उसके बाद आई टर्न लेफ्ट, अच्छा उसके बाद मैं लेफ्ट मुड़ गया, तो मैं लेफ्ट मुड़ के यहाँ चला गया। देखो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब ऐसे जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट टर्न मिला ना, यहाँ पर मैंने लेफ्ट टर्न लिया है। उसके बाद जो है मैंने राइट टर्न ले लिया, तो अब मैंने राइट टर्न ले लिया, तो राइट टर्न लेकर यहाँ पर आ गया मैं, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर राइट टर्न ले लिया। तो अब बेसिकली मैं जा कहाँ रहा हूँ, अगेन आई एम गोइंग इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो मेरे हिसाब से तो भाई सही आंसर आपका ए होगा। चेक कर लेना एक बार, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने डे ब्रेक का मतलब सही समझा है कि नहीं। मेरे हिसाब से डे ब्रेक का मतलब ये होता है, ये बेसिकली मैंने गूगल करके भी चेक किया है, दिस इज बेसिकली मॉर्निंग, और रादर आई टेल यू दिस इज अर्ली मॉर्निंग where the first light appears, सुबह की पहली किरण जहां से निकलती है उसे डे ब्रेक कहते हैं। आई हैव टेकन माई रेफरेंस फ्रॉम गूगल, क्योंकि मुझे भी डे ब्रेक का मतलब नहीं पता था। सो इन दैट केस ऑप्शन 1 करेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसे पॉज कर लो, नोट कर लो, अगले सवाल करते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाइए, 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन मैंने साथ में ले रखा हुआ है। 29 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब जो है
minimum number of unequal forces whose vector sum can be equal to 0 is मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस। देखो यहाँ पर बोला है, एक तो बोला है कि फोर्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। सो एक तो नंबर ऑफ फोर्सेस मिनिमम रखना है, अनइक्वल पे ध्यान देना है, और उसका सम जीरो होना चाहिए, ये बोला है। तो चलो अगर मैं टू वेक्टर्स का केस देखता तो क्या होता, दो वेक्टर को मिलकर के अगर आंसर जीरो देना है तो दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये आपका एक वेक्टर हो जाए लेट्स से फोर्स F1 और ये आपका दूसरा वेक्टर हो जाए फोर्स F2, तब जाकर ये जीरो दे सकते हैं। लेकिन ये जीरो तब भी देंगे जब F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होगा। बट यहाँ पर तो अनइक्वल बोला है, तो दो फोर्सेस के केस में वी आर गेटिंग द केस ऑफ इक्वल, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, यानी कि आंसर कभी दो नहीं हो सकता। तीन में देखते हैं, तीन में ऐसा कब हो सकता है। आपको याद होगा थ्री वेक्टर्स केस देखना, थ्री वेक्टर्स में इफ यू रिमेंबर वी हैड समथिंग कॉल्ड एज अ ट्राइंगल लॉ, और ट्राइंगल लॉ बड़ी आसानी से हमें कहा करता था कि ये वाला केस ले लो ऐसे। अगर याद होगा, मैंने वो ट्राइंगल लॉ क्या बोल रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है क्लोज पॉलीगॉन लॉ याद करो ना। ट्राइंगल लॉ भी वही चीज बोलता है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ आपको क्लोज पॉलीगॉन लॉ याद करो। रिमेंबर क्लोज पॉलीगॉन लॉ, नहीं याद है तो जाकर देख लो। व्हेन all the vectors are oriented in the same format forming a closed polygon, then the vector sum is zero। यानी कि एक वेक्टर आपने ऐसे ले लिया, दूसरा वेक्टर आपने ऐसे ले लिया, लेट्स से तीसरा वेक्टर आपने ऐसे ले लिया, ये F1 फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स हो गया, ये F3 फोर्स हो गया, दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। तो इसका वेक्टर सम जो निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो, है ना। इसका वेक्टर सम हमारा जीरो आ जा रहा है, दिस टर्न्स आउट टू बी जीरो, राइट। तो हमने यहाँ पर क्लोज पॉलीगॉन लॉ को यूज करके आंसर निकाल लिया। सो द आंसर इज 3। ऑब्वियसली 4 में भी हो सकता है कितना, और बाकी आगे के फिगर्स भी आ सकते हैं, बट मिनिमम नंबर की बात करेगा तो 3, 2 के लिए उसका इक्वल होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगेन मिनिमम की बात किया, वेक्टर्स की बात किया, इन डिफरेंट प्लेन्स कैन बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट टू बी जीरो। अच्छा यहाँ पर एक चीज पे ये एम्फोसिस दे रहा है, पता नहीं वो एम्फोसिस इस पे क्यों दिया है। डिफरेंट प्लेन की बात कर रहा है, डिफरेंट प्लेन्स, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स कैन एड अप गिविंग द आंसर टू बी जीरो। देखो दो वेक्टर, शुरू करते हैं वेक्टर्स चेक करने के लिए। अगर मैं दो वेक्टर्स लेता तो दो वेक्टर जीरो कब देते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि दोनों वेक्टर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, F1 F2 मान लो, और ये जीरो देंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। बट इस केस में इनको सेम प्लेन में होना बहुत जरूरी है, इनका सेम प्लेन में होना बहुत जरूरी है। चलिए तीन वेक्टर्स की बात करते हैं। तीन वेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो अगेन तीन वेक्टर जीरो कुछ ऐसे दे सकता है, राइट। यहाँ पर F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर F3, बट ये जीरो तब भी देगा, अगेन वो कहां पर होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होना बहुत जरूरी है, राइट। सो इन दैट केस जो है आपका आंसर 2 और 3 तो नहीं हो सकता। अब बात रही 4 या फिर 5। जब मैं 4 वेक्टर्स की बात करता हूं तो 4 वेक्टर्स के केस में क्या होगा ये समझने की कोशिश करना। 4 वेक्टर्स के केस में आप जो है बिल्कुल 4 वेक्टर्स ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका एक वेक्टर हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया, बट इसमें ये सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में ऐसा हो सकता है। लेकिन 4 वेक्टर्स के केस में एक पॉसिबिलिटी और बनती है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके लिए मैं फिलहाल इसको रब करूंगा। एक शेप होता है, आपने केमिस्ट्री में खास करके इसको पढ़ा होगा, द शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहीड्रल। आपका जो शेप होता है दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल कैसा होता है, टेट्राहीड्रल समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली गूगल पे ले जा रहा हूं और मैं आपको टेट्राहीड्रल का शेप दिखाता हूं कि टेट्राहीड्रल कैसा दिखेगा। यस, टेट्राहीड्रल, टेट्राहेड्रल शेप कैसा दिखता है, ठीक है, उसमें आ जाओ ना। ये बड़ा प्यारा सा इन्होंने शेप दे रखा हुआ, ये रहा भाई, मजा आ गया। इसको जो है यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे ये शेप का इस्तेमाल करना है, तो इसको लिया मैंने, किया कॉपी, और इस इमेज को मैं पेस्ट करने जा रहा हूं हमारे यहाँ पर। बहुत शानदार, इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसको मैंने प्लेस कर दिया है, अब जूम करते हैं, जानते हैं भाई ये शेप से जीरो कैसे आ रहा है। देखो ये टेट्राहीड्रल शेप अगर आप देख रहे हो तो शेप कैसा है कि आपके पास टोटल मिलाकर 4 वेक्टर्स हैं यहाँ पर। दिस कैन बी टर्म्ड एज, इसको नेमिंग कर दे रहा हूं मैं,
this can be termed as one vector, this can be termed as another vector, this can be termed as another vector, this can be termed as another vector. तो ये वेक्टर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाईं तरफ और अंदर की तरफ जा रहा है, ये दाईं तरफ और अंदर की तरफ जा रहा है। इमेजिन करने की कोशिश करना, दिस इज लाइक दिस, कि ये जो है नीचे की तरफ बाहर आ रहा है, दिस इज डाउनवर्ड्स एंड आउटसाइड, ये अंदर जा रहा है, बाहर अंदर जा रहा है और लेफ्ट की तरफ है, ये भी अंदर जा रहा है लेफ्ट की तरफ है, और ये वेक्टर आपका जो है वो ऊपर की तरफ है। ये चारों वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं है, बट ये चारों वेक्टर्स एक दूसरे को मिलाकर के वैल्यू 0 दे देंगे, बिकॉज ये जो तीन वेक्टर है, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, ये तीनों कंबाइन करके अपनी वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे, और वो वैल्यू जो है, दिस वैल्यू, विच वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है वो इसको कैंसिल आउट कर देगा, सच दैट द रिजल्टेंट टर्न्स आउट टू बी 0। इस शेप को टेट्राहीड्रल कहते हैं। ये चीज टेट्राहीड्रल के बारे में आप ज्यादा जानेंगे जब आप केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको टेट्राहीड्रल ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं अभी के लिए चाहूंगा कि दैट यू शुड गो एंड गूगल एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर शेप, राइट। और ये टेट्राहीड्रल जो होना चाहिए ना, दिस टेट्राहीड्रल शुड बी रेगुलर, यानी इररेगुलर शेप नहीं होना चाहिए, रेगुलर शेप होना चाहिए। जैसे मैं रेगुलर ट्राइंगल बोलूंगा तो इक्विलैटरल होता है। सो द आंसर इज 4th, यानी 4 में पॉसिबल है, 4 में प्लेन में भी पॉसिबल है, और 4 में जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में हो तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 31st वाला क्वेश्चन अभी हम देखने जा रहे हैं। When you look at the 31st वाला क्वेश्चन, what you have is, थोड़ा सा और जूम कर लो, क्या दिखेगा ना अच्छे से? आई होप अभी आपको क्लियर है। Following are set of 3 vectors acting on a body whose resultant cannot be 0। अच्छा, 3 वेक्टर्स है, 3 फोर्सेस, और उसका रिजल्टेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सी 3 vectors can give 0, सॉरी 0 तो लिखो ठीक से, यस, 3 vectors can give 0 रिजल्टेंट, यानी 3 वेक्टर मिला करके रिजल्टेंट 0 प्रूव करेंगे। ऐसा तब भी पॉसिबल है, ऐसा तब भी पॉसिबल है व्हेन दीज 3 वेक्टर्स दे फॉर्म ट्राइंगल। इनको ट्राइंगल बनाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लोज्ड पॉलीगॉन लॉ याद होगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, तो वो 3 वेक्टर्स कुछ इस तरह से ओरिएंट हो जाए अपने आप में, राइट, तो उनको ट्राइंगल बनाना बहुत जरूरी है। और ट्राइंगल के बारे में हम एक कंडीशन जानते हैं, जैसे ये अगर ए है, ये बी है, तो ये सी है, तो किसी भी चीज को ट्राइंगल होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन होती है सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन 3, यानी कि a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, दूसरा b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन a, तीसरा c प्लस a शुड बी ग्रेटर देन b। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा कब होगा? जब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। लेकिन एक और चीज है कि 3 वेक्टर्स जो है वो 0 एक और कंडीशन में दे सकते हैं, जब वो लीनियर हो। लीनियर में भी ऐसा पॉसिबिलिटी, लेकिन लीनियर में कैसा होना चाहिए कि 2 वेक्टर एक डायरेक्शन में हो और तीसरा वेक्टर एकदम उसके ऑपोजिट हो। समझने की कोशिश करना है, यहां पर मैं थोड़ा सा बताता हूं। 2 वेक्टर एक डायरेक्शन में और तीसरा उनसे पूरा ऑपोजिट हो। जैसे आपने बोल दिया कि भाई आपका जो है ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, तो ऐसा तब पॉसिबल है जब a प्लस बी जो है वो सी के बराबर होगा। सो लीनियर में भी पॉसिबल है ये चीज, और ये चीज ट्राइंगल में भी पॉसिबल है। तो लीनियर के हिसाब से देखते हैं। अगर हम लीनियर के हिसाब से देखेंगे तो 10 10 10 नहीं मैच कर पा रहे ना, बिकॉज 10 प्लस 10 इक्वल टू 10 नहीं होता, ठीक है, तो लीनियर में तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बार इसमें चेक करके देखते हैं ना बॉस। इसमें अगर चेक करके देखेंगे, यस 10 प्लस 10 कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ ग्रेटर देन 10 होगा। इसका मतलब मेरा ये वाला तो ऑप्शन सॉर्टेड है, एंड दिस लुक्स लाइक, ये ऑप्शन लुक्स लाइक इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर होता इक्विलैटरल ट्राइंगल होता तो बात ही कुछ और होती, राइट, तब ये पॉसिबल है। चलो दूसरा ऑप्शन कहते हैं 10 10 20। सी द प्रॉब्लम विद 10 10 20 इज, इसमें जो है 10 10 20 अगर यहां देखोगे तो 10 प्लस 10 ग्रेटर देन 20 नहीं आ रहा है, बात फंस जा रही है, राइट। लेकिन 10 10 20 यहां पर फिट बैठता है ना, कि 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, यानी कि इक्विलैटरल तो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या सॉरी ट्राइंगल तो सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बट लीनियर सेटिस्फाई कर दे रहा है, यानी कि ये भी 0 दे सकता है। अब देखते हैं हम लोग
10 20 20। नाउ 10 20 20 अगर आप देखेंगे तो 10 प्लस 20 इज ग्रेटर देन 20, यस वैलिड हो गया, ट्राइंगल चेक कर रहा हूं। फिर उसके बाद 20 प्लस 20 इज ग्रेटर देन 10, बिल्कुल वैलिड हो गया। मतलब ये जो है ट्राइंगल के हिसाब से आंसर दे सकता है 0। लेकिन अगर 10 20 40 देखता हूं मैं, सो 10 20 40 अगर देखो तो ट्राइंगल में चेक करो, 10 प्लस 20 ग्रेटर देन 40, बॉस ये गलत हो रहा है, ट्राइंगल की लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्या चलो लीनियर में चेक करते हैं, तो 10 20 40 दे सकता है क्या? क्या 10 प्लस 20 इक्वल टू 40 दे पा रहा है क्या? नो बॉस, ये भी गलत हो गया। तो यानी कि आपका यही वाला ऑप्शन है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, सो इट कैन नॉट गिव 0, सो द आंसर इज फोर्थ वाला जो है आपका वो आंसर बन जाएगा, राइट? क्योंकि फर्स्ट वाला केस इक्विलैटरल ट्राइंगल है, वो यहां पर सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। सेकंड वाला केस जो है 10 10 20 है, 10 10 20 यहां तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बट 10 10 20 लीनियर में सेटिस्फाई कर गया। थर्ड वाला जो केस है 10 20 20 है, 10 20 20 यहां पर सेटिस्फाई हो गया दोनों कंडीशन में, भले लीनियर बनाओ तो वहां भी सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन एक ये वाला जो केस है जो कि ना लीनियर में गया और ना ही ट्राइंगल में गया, सो इन दैट केस द फोर्थ ऑप्शन 10 20 40 वाला केस है वो जो है रिजल्टेंट 0 नहीं दे सकता कभी भी किसी भी केस में, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करो। 32nd क्वेश्चन देखते हैं, आइए। इन दी 32nd क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन इज फॉलोइंग, थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, जगह बनाता हूं, यस। Following forces start acting on a particle at rest at the origin of a coordinate system। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की मतलब x y z की बात चल रही है। फोर्सेस क्या अपने पास F1 है, F2 है, F3 है, F4 है। सी यहां पर एक कॉन्सेप्ट जानना है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूं कि फोर्स results into acceleration। फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन फोर्स कैसा होना चाहिए? फोर्स में कंडीशन है, कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है? जो फोर्स नॉन जीरो हो। और आपने पढ़ रखा हुआ रहेगा दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सेलरेशन, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल फोर्सेस जो होते हैं ना, जैसे F1 F2 F3 F4, इंडिविजुअल फोर्सेस कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते। यहां मैं लिख दे रहा हूं, या नोट करने वाला पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज इंडिविजुअल फोर्सेस कैनॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। इंडिविजुअल फोर्सेस कैनॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है, मैं वो लिख दे रहा हूं। एक्सेलरेशन is produced by the net force। नेट फोर्स बोलो या फिर टोटल फोर्स बोलो, टोटल फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा, देन एक्सेलरेशन विल बी द सम ऑफ द टोटल फोर्सेस व्हिच इज F1 प्लस F2 प्लस F3 the whole upon the mass। तो पहले F1 F2 F3 को ऐड करते हैं, अच्छा F4 भी है इसमें, तो F4 भी ऐड कर दो। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ऐड की वैल्यू कहां पर आ रही है? F1 प्लस F2 प्लस F3 करूंगा तो I के कंपोनेंट में ऐड करूं, I के कंपोनेंट इज -4 प्लस 5 यानी 1 बचा, 1 माइनस 3 इज -2, -2 प्लस 2 इज 0 यानी कि 0 I कैप, यानी I में तो कोई कंपोनेंट ही नहीं बचा अभी ऐड करने पर, है ना, देयर इज नो कंपोनेंट इन I। Y का J कंपोनेंट देखते हैं, -5 प्लस 8 इज +3, +3 प्लस 4 इज +7, +7 माइनस 3 इज +4 यानी कि यहां पर यस +4 J कैप बच गया है। अब K कैप का देखते हैं, +5 प्लस 6 इज +11, +11 माइनस 7 इज +4, +4 माइनस 2 इज +2 यानी कि यहां से बचा अपने पास +2 K कैप। यहां मास M है। देखो J और K कैप बचा, I नहीं बचा। J और K कैप कौन सा प्लेन बनाएंगे? J से Y, K से Z, सो ये हो जाएगा हमारा YZ प्लेन में मूव करेगा, ये X प्लेन में नहीं रहेगा। YZ प्लेन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, नोट कर लो। अगला सवाल देखते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं हम हमारा 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन सेज दैट द मैग्नेट A प्लस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड।
तो इन्होंने पूछा है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। तो इन्होंने बोला ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। देखो अगर ये वेक्टर मेरा, इसको मैं डायग्राम से सॉल्व कर रहा हूँ, तो वेक्टर्स को डायग्राम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तुम चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते थे। अगर जस्ट इमेजिन इक्विलैट अगर ऐसा होता कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, क्या बोला है ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपने दोनों सेम रखा, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आता, आई होप यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसका रिजल्टेंट जो निकल कर आएगा, दैट रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी सी। जैसे वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, ये जो है मैं यहां से बोल रहा हूं ट्राइंगल लॉ को यूज करके, राइट। तो ट्राइंगल लॉ को, एक सेकंड रुकना, ट्राइंगल लॉ को यूज करके मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही है, राइट, ट्राइंगल भी बन गया। और इसने बोला है कि a प्लस बी, ये वेक्टर c जो है a प्लस बी है, तो यहां पर दिख रहा है आपको कि इसने बोला है कि a प्लस बी का जो मॉड है, यानी कि जो c का मॉड है वो बराबर a का मॉड है और वो बराबर जो है वो b का मॉड है। तो ऐसा तब हो सकता है जब आपके द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब आपके a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड सेम हो। इसका मतलब इन्होंने ट्राइंगल कौन सा बनाया, इन्होंने बनाया इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहने का मतलब ये है, नीचे आते थोड़ा, हाँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहने का मतलब ये निकल कर आ रहा है कि ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। नाउ ए और बी के बीच में एंगल क्या है, जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो 60 डिग्री मार्क कर देंगे और ये मार्क करते हैं उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल पूछा है। कभी भी दो वेक्टर के बीच का जब एंगल पूछा हो ना, तो दोनों वेक्टर को अपने टेल से जोड़ना होता है। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा हो, नोट करो, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा हो तो वेक्टर को टेल से जोड़ दो, वेक्टर को टेल से जोड़ो। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, वेक्टर को टेल से जोड़ो। अब वेक्टर को टेल से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक काम करो, ए को थोड़ा राइट में स्लाइड कर दो। अगर ए को राइट में स्लाइड कर दोगे तो ए तुम्हारा अब ऐसा दिखेगा, पैरेलली मूव किया कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए और बी दोनों सेम टेल से आ रहे हैं और ये एंगल कितना निकल कर आ रहा है, 120 डिग्री। यानी ए और बी के बीच में टेक्निकली एंगल कितना है, ए और बी के बीच में टेक्निकली देखोगे देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूं ताकि तुम्हें पूरा सोल्यूशन दिखे और तुम्हें सोल्यूशन को नोट कर पाओ। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, अभी भी जूम आउट नहीं हुआ है। ब्यूटीफुल, सोल्यूशन नोट कर लो, ठीक है। चलो 34th क्वेश्चन करते हैं। अभी 34th क्वेश्चन बोला है इसने कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा भाई, बोला है a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, तो यहां से तुमको क्लियर कट दिख रहा है कि वेक्टर ए तो कट जाएगा, तो यहां से मुझे मिल रहा है b इक्वल टू माइनस बी। इसको यहां लेकर आ जाओ तो तुम्हें दिखेगा ट्वाइस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि आपके वेक्टर b जो है वो 0 वेक्टर है, तो आंसर आपका हो जाएगा b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने 34 तक के क्वेश्चन को कर लिया है। अभी अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। All right, moving forward to solving more number of questions, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है पिकअप करेंगे और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूं। What do we have? Okay, all right, beautiful, beautiful. Let's create some space. All right, let us start. यहाँ क्वेश्चन में देखना, इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, AL, BM, CN आर मीडियंस। अच्छा, मीडियंस की भी बात कर रहा है, ओके। फोर्सेस अलोंग BC एंड BA। अच्छा चलो, क्वेश्चन में जाने से पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल बना तो लूं मैं। तो यहाँ पर मैं शेप्स में आ जा रहा हूँ। लेट मी मेक एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना ही ले रहा हूँ। ये मैंने इस तरह से कुछ इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लिया है। मैं थोड़ा स्पेस आउट करूँ क्या इसको, हाँ ठीक है। कलर जो है
वो हम लेंगे, हल्का फुल्का कलर लेते हैं, कोई ग्रेश ले लो। ये दिख रहा है? हाँ चलो ये दिख रहा है। तो ये बना लिया मैंने अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल, ग्रेश लेता हूं। ओके, अब इसका नामकरण कर देते हैं। अब इसका नामकरण करेंगे तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी। अब एल जो है आपका, एल जो यहां पर आप देख पा रहे हो, एल ये जो है मीडियन है। मीडियन मतलब क्या होता है, ए से शुरू होगा और बी सी पे यहां पर आएगा, है ना। तो चलो इसका मीडियन बना लेते हैं। मीडियन जो है वो सारे मैं ब्लू से बना लेता हूं। तो चलिए मीडियन बनाना शुरू करते हैं। ए से शुरू किया मैंने और ये मीडियन बनाया है। ठीक है, कलर ले रहा हूं मैं ब्लू। बहुत बढ़िया। सिमिलरली बीएम मीडियन है तो बीएम भी बना लेते, एक ही बार में बनाते हैं ना पूरा। ये जो है बीएम भी हमने मीडियन बना दिया, बहुत बढ़िया। अब जो है सी एन भी मीडियन है, सी एन भी बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया सी एन। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। व्हाट डू वी हैव? वी हैव ए एल, बी एम एंड सी एन। मीडियंस का मतलब क्या होता है? मीडियंस का मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस is equal to this and this is equal to this. ओके, और ये 90 डिग्री पर होते हैं, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में एक खासियत होती है कि इनके मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, दे आर ऑल दी सेम। शुरू करते हैं। अब बीसी और बीए के अलोंग दो फोर्सेस हैं, तो बीसी और बीए के अलोंग फोर्सेस है तो उन फोर्सेस को भी मैं दिखा देता हूं। बीसी और बीए के अलोंग, बीए के अलोंग जो फोर्स होगा उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे यहां नीचे करके दिखा रहा हूं। बीसी के अलोंग फोर्स, राइट। तो बीसी के अलोंग एक फोर्स दिखा देते हैं। इसको मैं दे दे रहा हूं अपना पर्पल कलर, रेड कलर देते हैं। तो ये बीसी के अलोंग फोर्स हो गया। और बी ए के अलोंग फोर्स दिखा देता हूं। बी ए के अलोंग फोर्स जो होगा वो ये हो जाएगा, राइट। ये आपका बी ए के अलोंग फोर्स हो गया। इनकी एरोज बना लो। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि आपका ये बीसी के अलोंग फोर्स है और ये बीए के लॉन्ग फोर्स है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट की बात कर रहा है ना। रिजल्टेंट कब आता है? रिजल्टेंट आता है जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो। तो चलो अपन पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 लाइन और बनाएंगे, पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सही करेंगे, भले ही धीमे धीमे करें, क्या फर्क पड़ता है, बट करेंगे सही काम। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। यहां से मैंने एक लाइन ले लिया इस तरीके से, है ना। कलर उसका जो है वही हल्का फुल्का कलर ले लेते हैं। और यहां से एक और लाइन ले लिया मैंने। ये मैंने अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब BA और AC का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो ये होना चाहिए ना, बॉडी डायगोनल इस तरह से, ये रिजल्टेंट होना चाहिए, राइट। और इसको जो है मैं डार्क रेड से दिखा रहा हूं। ये मेरा जो है रिजल्टेंट निकल कर आ गया। दिस इज द रिजल्टेंट, राइट। तो ये जो रिजल्टेंट R है वो आप देख सकते हैं वो BM के अलोंग है और BM से डबल है ना। ये जो BM की लेंथ है ये BM की लेंथ से डबल है। तो यहां से दिख रहा है आपको दैट R इज इक्वल टू ट्वाइस BM, राइट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इट इज ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला सवाल करते हैं, कॉपी कर लो। अगले सवाल में two forces each of magnitude F have a resultant of the same magnitude F. Okay, the angle between the forces are. ये किया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले किया था, 120 डिग्री, चेक कर लेना। A particle is moving on a circular path, ये मैं दे रखा हूं यहाँ पर। There is a particle which is moving on a circular path with constant speed v. What is the change in velocity vector if it has described an angle of 60 degree? ठीक है, सो यानी कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो लेट अस फर्स्ट मेक मी अ सर्कुलर पाथ। सो आई एम गोना मेक अ सर्कुलर पाथ, बट बिफोर दैट लेट मी डू सम क्लीनिंग। ये हरी वाली लाइन जो है ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा काम करने में दिक्कत दे रही है, इसको हटा देते हैं हम लोग। चलो इसको भगा दिया। तो यहाँ सर्कल बना लेते हैं। अब कुछ इस तरीके से सर्कल बन गया हमारा। इसको
कोई देते हैं, हल्का फुल्का कलर ही देते हैं कुछ। ओके, नाउ इस सर्कल का सेंटर नहीं दिखाया ना मैंने, सेंटर दिखा दो इसका, ब्लैक कलर से दिखा दो, ये रहा इसका सेंटर। अब उसने क्या बोला, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v। ध्यान देना सर्कुलर पाथ है, कांस्टेंट स्पीड है, और वो वैल्यू जो है कांस्टेंट स्पीड की वो v है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इफ इट इज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो चलो मान लो आप कि इनिशियली जो पार्टिकल था आपका वो यहाँ पर था, ये इनिशियली था। तो वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी चीज सर्कल में जब मूव करती है ना, तो उसका वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल। कोई भी चीज अगर सर्कल में मूव करेगी तो उसका जो वेलोसिटी होता है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, इसको आप इनिशियल पोजीशन मान लो, राइट। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, आई कैन शो द वेलोसिटी वेक्टर टू बी लाइक दिस। प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ यहाँ पर। सो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये हो जाएगा, दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर, है ना, रेड से दिखाओ, यस। नाउ दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया है वी आई का, राइट। थोड़ा सा जूम करते हैं फॉर अ बेटर विजिबिलिटी इन द डायग्राम। अब 60 डिग्री डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल यहाँ पर है ये कहीं यहाँ आ चुका है, राइट, यहाँ पहुंच चुका है, तभी तो उसने 60 डिग्री डिस्क्राइब किया होगा। तो 60 डिग्री डिस्क्राइब करो, ये 60 डिग्री के बराबर है। अब जो है यहाँ पर दूसरा आप दिखा दो, अगेन फिर से जो होगा दूसरा वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इसके टेंजेंट होगा, राइट, ऐसे आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो है इसको हटाओ, यहाँ पर इसको आपने बोला फाइनल वेलोसिटी। नाउ इसने बोला है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज बोला है क्या, व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर। तो चलो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। सी इफ यू टॉक अबाउट चेंज इन स्पीड, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे से बोला होता चेंज इन स्पीड, तो दैट वुड हैव बीन फाइनल स्पीड v माइनस इनिशियल स्पीड इक्वल टू 0। बट यहाँ पर किसी ने मुझे बोला चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर देखूं तो मैं यहाँ पर दो वेक्टर का सबट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल, ये हमने पढ़ रखा हुआ है इस तरीके से, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, इफ यू रिमेंबर कि अगर तुम्हें याद आ रहा होगा जो फॉर्मूला था, द फॉर्मूला वेंट समथिंग लाइक दिस, फॉर्मूला वेंट समथिंग लाइक दिस कि आपका जो है, अगर फॉर्मूला आपका है, अगर आपके पास वेक्टर ए प्लस बी का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखने जाओगे, देन द मैग्नीट्यूड इज रिटन एज a square plus b square plus 2ab cos of theta। वेक्टर a और वेक्टर b की ओरिएंटेशन कैसी है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और इनका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया। तो ये हो गया। अच्छा, इसका अंडर रूट का साइन तुमने डाला नहीं, लेकिन अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का अगर आप फॉर्मूला लिखने जाओगे, देन दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab cos of theta, where theta is the angle between the two vectors, right। तो हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से दो चीज का सबट्रैक्शन है। आपके क्वेश्चन में जो सबट्रैक्शन है यहाँ पर, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ रही, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट दिस, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, है ना, इसको भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। अब इन दोनों का सबट्रैक्शन बोला है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड विल बी, इसका मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ v फाइनल स्क्वायर प्लस v इनिशियल स्क्वायर माइनस ट्वाइस v फाइनल v इनिशियल cos of theta, where theta is the angle between v final and v initial। अब v final और v initial के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ डायग्राम में देखना। इस डायग्राम में ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ,
कि मैं जो है ना वो इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ इस तरीके से। ये आपको ठीक से शायद दिखेगा नहीं, रुको लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। मैं जो है इसको पीछे ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, राइट? तो आपको दिख जाएगा कि दोनों के बीच का डायग्राम, थोड़ा और जूम करता हूँ, यहाँ देखो, इन दोनों के बीच का वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज दिस इज दैट वैल्यू थीटा। और वो थीटा आप कैसे निकालोगे समझना। इफ यू लुक इनटू दिस डायग्राम, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। क्वाड्रिलैटरल में टोटल तो ये 90 90 180 60 240। क्वाड्रिलैटरल में कितना होना चाहिए? क्वाड्रिलैटरल में आपका जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 360। तो 60 90 90 यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 60 हो जाएगा आपका 240, राइट? 240 और होना चाहिए था 360। इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है? 120। यानी कि आपका ये एंगल जो होगा ना वो 120 होगा। और अगर ये एंगल 120 होगा, सो आई कैन वेरी इजीली से दैट थीटा जो हो जाएगा वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर लाके सॉल्व कर दो। अगर आप देखने चाहेंगे तो v फाइनल वॉज v स्क्वायर, v इनिशियल इज v स्क्वायर माइनस ट्वाइस v स्क्वायर cos ऑफ इस केस में 60। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ रही है, इसको सॉल्व कर लेना। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस, तो मैं क्लियर कट वैल्यू भी मिल जाएगा। लेट मी सॉल्व इट ओवर हियर फॉर यू। क्लियर कट वैल्यू मिल जाएगा इसमें। कैसे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस 160 जो हाफ हो जाएगा ना, 2 का फैक्टर कट जाएगा, विच अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी वी, राइट? अब जूम आउट करो और ऑप्शन चेक करो। जूम आउट करके ऑप्शन चेक कर रहे हो तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? इन दिस केस द ऑप्शन दैट मैचेस इज द थर्ड ऑप्शन, राइट? तो इस तरीके से हमने 37th क्वेश्चन कर लिया है। आप सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 38th वाले क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, 38th क्वेश्चन में क्या बोला है? 38 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स माइट बी केपेबल ऑफ रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट? सी, रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट मतलब घूम कर वापस सेम जगह पे आ जाना। कोई भी चीज घूम कर वापस सेम जगह पे कब आ सकती है? जब वो अपने आप में एक लूप बनाए। कौन सा लूप? योर लूप शुड बी क्लोज्ड लूप। कोई चीज रिटर्न होकर वापस तब आएगी जब वो अपने क्लोज्ड लूप बनाए। अब देखो क्लोज्ड लूप कैसे बनाया जा सकता है। यहां पर जो है अपने को 4 केसेस दे रखे हैं। कोई भी 4 वेक्टर क्लोज्ड लूप तब बना सकते हैं जब वो इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन फॉलो करे। इस तरीके से अगर वो रहे तो वो क्लोज्ड लूप बना सकते हैं। हमने पढ़ा है ना क्लोज्ड पॉलीगॉन लॉ। थोड़ा डायग्राम यहाँ पर जूम करके समझाता हूँ। क्लोज्ड पॉलीगॉन लॉ ना, क्लोज्ड पॉलीगॉन लॉ मतलब एक ऐसे ले लिया मैंने, लेट्स से एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। ये जो है आप देख रहे हैं कि इसमें भाई साहब ने यहीं शुरू किया और यहीं पर आके खत्म भी कर दिया। यानी क्लोज्ड पॉलीगॉन बनना बहुत जरूरी है। क्लोज्ड पॉलीगॉन हमें बनाना है। अब देखते हैं ऐसा कौन से केस में हो सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहां से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है क्लोज्ड पॉलीगॉन, इसका मतलब क्या है? दैट वेक्टर ए क्लोज्ड पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा कब हो पाएगा? अब ऑप्शंस चेक करना शुरू करते हैं। 4 6 8 15, 4 6 8 15। इसमें कैसे करेंगे? इसमें एफर्ट ज्यादा लग रहा है। कैन वी डू समथिंग टू मेक दिस सिंपल? कुछ कर सकते हैं इसको सिंपल बनाने के लिए। सी, 4 वेक्टर मिलकर 0 कब देते हैं? जब आपका पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा बन रहा हो। ऐसे ही चारों मिलकर 0 दे सकते हैं।
ऐसे चारों मिलकर 0 दे सकते हैं, राइट। तो इस तरह से 0 वैल्यू दी जा सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हम्म नहीं, अभी तक तो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है क्वेश्चन में। ये क्या हुआ, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, कैसे करेंगे ये सवाल। सेम पॉइंट पे वापस आना है बॉस, सेम पॉइंट पे वापस आना है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या करेंगे। Which of the following sets of displacements might be capable of returning car to its starting point? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 5 10 30 50, 5 10 30 50। नो भैया, ये तो नहीं हो पा रहा कुछ भी। 90 10 10 गाइस, मेरे को लग रहा है आई एम स्टक। मेरा इस क्वेश्चन में जो है ब्रेन फ्रीज हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रेन फ्रीज, कि आपको क्लिक नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर तुमसे हो जाओ तो मुझे बता देना, मैंने सोल्यूशन देखा नहीं, मैं तो खुद से सॉल्व कर रहा हूँ। सो इसमें जो है कि अपने को कुछ भी डायरेक्टली क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा याद रखना, नहीं कोई चीज क्लिक ना होना तो वेस्ट नहीं करना होता है टाइम, जस्ट मूव आउट ऑफ दैट क्वेश्चन। पेपर में दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल मैं ये थोड़ा स्पेस क्लियर कर दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है ना इसकी। ओके, आ जाइए ये क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछा है। सो जब आप लिखते हो ए, कलर बड़ा गंदा आ रहा है, ब्लैक ले लो। जब आप लिखते हो वेक्टर ए और आप लिखते हो वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अब आप इसमें लिखेंगे तो दोनों तरफ ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, राइट। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो वो होगा ए बी साइन ऑफ थीटा। और यहां से मुझे पता चलता है दैट साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, राइट। यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि देखो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का रेंज क्या है, साइन थीटा is less than equal to 1 and it is greater than equal to -1। बट यहां पर भी हम जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहां भी हम जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये माइनस वाला जो है मुझे नहीं कंसिडर करना है। तो मैं अपनी जो लिमिट है उस लिमिट को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा इसमें, और कंडीशन मेरी ये हो जाएगी कि ये 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए बी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर यहां से मुझे पता चलता है, देयरफॉर यहां से मुझे पता चलता है, लेट मी सेव सम स्पेस बिकॉज मेरे पास एक और क्वेश्चन है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज को यहां लिखना चाहता हूं। सो लेट मी सिलेक्ट दिस। इज देयर एन ऑप्शन टू कट, कट 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 कट, कहीं से कट होता है क्या, यस, कट एंड पेस्ट। तो इसको उठा करके मैंने यहां रख दिया, वेरी नाइस। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ए बी ऑन बोथ द साइड्स, देन आई विल गेट देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल टू मैग ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर शुड बी लेस देन इक्वल टू ए बी। ये कंडीशन एस्टैब्लिश हो गई। इनइक्वालिटीज में सब पढ़ रखा होगा। अब देखो कौन सा क्वेश्चन मैच हो रहा है। 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से ज्यादा इक्वल टू होना चाहिए, ए बी से कम होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, नो बॉस, गलत। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू ए बी। इक्वल टू ए बी, अच्छा मे बी बोला है, मे बी मतलब हर पॉसिबिलिटी कंसिडर करो। यस, इक्वल हो सकता है, एक केस ऐसा है। लेस देन ए बी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सो द आंसर इज बी सी डी।
सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। देखो मे भी बोला है, मे भी मतलब हर एक केस लूंगा, क्या क्या पॉसिबल है। एग्जैक्टली पूछा होता तो बता नहीं पा सकते, यहाँ पर बताना मुश्किल हो जाता, राइट। तो चलिए अब करते हैं हम अपना अगला सवाल, ये थोड़ी जगह को क्लियर करेंगे। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। डिलीट किधर है, या डिलीट कर दिया मैंने इसको। आ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं। एंड नाउ व्हाट डू वी हैव, वी हैव there are three vectors a b c which satisfies the relation a dot b equal to 0, a dot b equal to 0 बताता है, a dot c equal to 0 बताता है। c मैंने तुम्हें समझाया है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है इसका मतलब क्या है, therefore a b cos of theta equal to 0 है। ये चीज क्या इंप्लाई करता है, ये चीज बताता है या तो a का मैग्नीट्यूड 0 है, या तो b का मैग्नीट्यूड 0 है, या तो फिर बॉस cos थीटा इक्वल टू 0 है, cos थीटा इक्वल टू 0 है। अगर a b 0 वाला केस नहीं है तो cos थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाई करता है दैट, वो इंप्लाई करता है दैट a इज परपेंडिकुलर टू b, ये चीज पता चलती है मुझे, राइट। a इज परपेंडिकुलर टू b पता चल जाता है। तो यहाँ पर a डॉट बी इक्वल टू 0 है तो उसने बोला a इज परपेंडिकुलर टू b, एक कंडीशन यहाँ से ये निकल कर आ गई, द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन निकल कर आ रहा है a डॉट c 0 है, यानी a इज आल्सो परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, यानी a b से भी परपेंडिकुलर है और a c से भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा केस क्या हो सकता है, तो उसने फाइनली पूछा है कि वेक्टर a किसके पैरेलल है, वेक्टर a किसके पैरेलल है वो जानना है। सी वेक्टर a जो है b और c से परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर a b और c से पैरेलल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी ए चला गया, ये चला गया, बी से तो परपेंडिकुलर है, पैरेलल कैसे हुआ, सी से पैरेलल कैसे हुआ। अब बी डॉट सी, एक चीज ध्यान रखना, बी डॉट सी अगर आप देख रहे हो तो बी डॉट सी स्केलर है, बिकॉज इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है, तो बी डॉट सी आपका स्केलर है। तो स्केलर से पैरेलल, गॉड स्केलर की तो डायरेक्शन ही नहीं होती, तो ये क्या स्टूपिड बात कर रखा हुआ है, तो ये भी हट गया। आंसर है आपका बी क्रॉस सी, बट मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, चलो इसको प्रूव करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से देखते तो क्या होता है इसमें ना। इन्होंने बोला ए और बी, ए बी से परपेंडिकुलर है, ए सी से परपेंडिकुलर है, तो आपका ए किसके पैरेलल होगा, तो यहां देखने की कोशिश करना। मैं यहां पर 3D में डायग्राम बना रहा हूं, पता नहीं कैसा बनेगा बिकॉज जल्दी में बनाऊंगा। ये ए है वेक्टर, इमेजिन करना, और ये आपका लेट्स से बी वेक्टर है, और ये आपका लेट्स से सी वेक्टर है। ये मैंने कैसे बनाया, अगर तुम्हें ध्यान होगा 3D में अपन यूज किया करते थे, एक्स एक्सिस है ना, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। दिस इज जेड इज बेसिकली आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन से बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है जो मैंने कंसीडर कर रखा हुआ है। देखो सब 90 है, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज आल्सो 90। तो ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूंगा ना, ए क्रॉस, अच्छा इसमें वेक्टर्स को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं जस्ट टू मेक आवर डायग्राम अ लिटिल सिंपल, अ लिटिल सिंपल। मैं यहां पर जो है ए इसको मान रहा हूं, बी इसको मान रहा हूं, मेक्स नो डिफरेंस, बात बराबर है। तो अगर आप यहां देखोगे तो ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से करना, राइट हैंड थंब रूल से अगर आपने ए क्रॉस बी किया तो आपको दिखेगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये निकल कर आ गया, तो क्या ए क्रॉस बी क्या हो गया, सी से पैरेलल हो गया। अच्छा ये तो गड़बड़ करे ना अपन, इसने अपने से क्या पूछा है कि ए किससे पैरेलल, अच्छा बी क्रॉस सी करना था, ओहो आई एम सो स्टूपिड, मैं तो मिस कर गया। अपने को बी निकालना है, बी किससे पैरेलल है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा फिर से चेंज कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, अभी जस्ट मैंने 60 सेकंड्स पहले तक जितनी चीजें बताई है उसको भूल जाओ, 60 सेकंड्स पहले तक जितनी चीजें बताई है उसको भूल जाओ, नए नजरिए से करते हैं। ये भूलो क्या है, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, यस, इन सब चीज को भूल जाओ, आ जाओ वापस। इसको ए बोलो जो हमने जैसे पहले ही बोल रखा था कि भाई ये आपका ए है, और ये आपका क्या बोलते हैं अपना बी, ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका जो है बी है, और ये आपका सी हो जाएगा, राइट। अब यहां पर देखना, अपने से पूछा है कि ए किसके पैरेलल है, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन अगर मैं देखूं
तो राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं बी क्रॉस सी देखूं तो मुझे देखेगा कि ये डायरेक्शन जो है वो बी क्रॉस सी का है जो ए के पैरेलल निकल कर आ गया एंड हेंस वी चोज द ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अब इस पूरे सोल्यूशन को एक साथ देखने की कोशिश करो एंड देन कॉपी इट। आई होप दिस इज विजिबल। कोशिश करो समझने की, कॉपी कर लो इसको, आगे पीछे कर लेना थोड़ा बहुत। हाँ चलो अभी कॉपी करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां आ जाते हैं। अभी 41st क्वेश्चन देखते हैं। इसने दो वेक्टर दिया, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एक कॉन्सेप्चुअली चीज याद रखना बॉस कि एंगल निकालने के लिए सबसे फायदेमंद होता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? डॉट प्रोडक्ट हमसे कहता है कि बॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। देयरफॉर cos of theta is equal to a dot b upon magnitude of a magnitude of b। ठीक है, अब यहां पर a डॉट b निकालोगे तो -2 इंटू 1 इज -2, 3 इंटू 2 इज +6, 1 इंटू -4 इज -4 अपॉन कुछ तो मैग्नीट्यूड इसका निकल कर आने वाला है a का कुछ b का, लेकिन मैं देख रहा हूं ये जीरो ही निकल कर आ गया। इसका मतलब a एंड b आर परपेंडिकुलर, द एंगल इज 90 डिग्री। चलिए ये वाला सवाल करते हैं, P प्लस क्यू और P क्रॉस क्यू के बीच का एंगल क्या हो सकता है, इसको कैसे करेंगे समझना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इमेजिन करना इस तरीके से कि अभी अगेन फिर से ना 3D डायग्राम में बनाने जा रहा हूं। यहाँ पर 3D बना रहा हूं। ये मानना तुम P है, ये जो अंदर की तरफ मानो Q है, दिस इज इनसाइड, राइट। तो उस केस में अगर आप P क्रॉस Q निकालोगे तो आपको दिखेगा कि बॉस ये आपका जो है वो है P क्रॉस Q। अब इसने बोला P क्रॉस Q और P प्लस Q। सी P प्लस Q कहां पर होगा? दिस इज, अगर डायरेक्शन की बात करोगे देन दिस इज द एक्स प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज लेट्स से आपका y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। इस तरह से ले लो x y और z। तो आपका P प्लस Q तो एक्स वाई प्लेन में होगा ना, क्योंकि जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां मैं रब कर रहा हूं, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा बकायदा कि P प्लस Q जो होगा, सॉरी हाँ, आपको दिखेगा कि जो P प्लस Q हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी, फिर से करते हैं, बड़ा गंदा बन रहा है तो ओके, कोशिश करते हैं सही बनाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी P प्लस Q। तो अगर आप P प्लस Q देख पा रहे हैं तो P प्लस Q जो है आपका ये एक्स वाई प्लेन में है और आपका P क्रॉस Q जो है वो Z में है। तो दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा? इट्स गोइंग टू बी 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है? पाई बाय 2, है ना। रेडियन डिग्री कन्वर्शन, ध्यान रखना। रेडियन डिग्री कन्वर्शन का अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं। ये मैथ्स में वैसे हरप्रीत सर पढ़ाने वाले हैं, फिर भी तो मैं बता देता हूँ कि रेडियन डिग्री कन्वर्जन होता क्या है। थोड़ा जूम करके यहाँ बताता हूँ, कॉपी कर लेना, ये स्पेस का हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, रेडियन डिग्री का मतलब क्या है? एंगल्स को दो तरीके से लिखा जाता है। एंगल्स को लिखा जाता है डिग्री के फॉर्मेट में, दूसरा लिखा जाता है रेडियन के फॉर्मेट में। रेडियन जो होता है वो प्योर नंबर होता है, एक प्योर नंबर है, कुछ नहीं और, सिर्फ एक नंबर है। अब कौन सा कन्वर्जन कैसे होता है ये सब ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा, मैं यहां पर बेसिक चीज बता रहा हूं कि आपका जो, सॉरी, आपका जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, 3.14। तो आपका 90 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 2 के बराबर होता है। आपका 45 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 4 के बराबर होता है। आपका जो 0 डिग्री होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 2, ये इसका कन्वर्जन हो गया। तो यहां से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पाई बाय 2 सही लगेगा, बिकॉज 90 डिग्री आपका आंसर निकल कर आया था, राइट। तो अब इसको कॉपी करो आप ओवर हियर, या पॉज करो, कॉपी कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
yes. Okay, moving ahead. Vector A points vertically upwards, B points towards north, A cross B क्या होगा? It's a repeat question. It's a repeat question. ये आपका जो है इसको मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ. अरे अच्छे से आजा बॉस. ये आपका ईस्ट हुआ, ये अंदर की तरफ आपका नॉर्थ हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ, ये बाहर की तरफ आपका साउथ हुआ, ये ऊपर की तरफ आपका अप हुआ, ये नीचे की तरफ आपका डाउन हुआ. ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब क्या बोला, सॉल्व कर ही दे रहा हूं मैं, रिपीट है तो क्या हुआ. ए जो है वेक्टर वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ये आपका ए वेक्टर है, राइट. दिस इज योर ए वेक्टर, राइट. और इसने बोला है बी वेक्टर जो है नॉर्थ में है, तो ये आपका हो गया बी वेक्टर. ये आपका बी वेक्टर हो गया. तो ए क्रॉस बी क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से आपको दिख जाएगा कि आपका जो ए क्रॉस बी निकल कर आएगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. दिस इज गोइंग टू बी योर ए क्रॉस बी. तो आपको दिख रहा है कि ए क्रॉस बी जो है आपका वेस्ट में है. ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन में देखो. अच्छा, इसको कॉपी करना है तो पॉज करके कॉपी करो. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन के हिसाब से वेक्टर इज अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस में if its vector product with f2 is 0 then f2 could be. see कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, दैट उसकी डायरेक्शन, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर आई कैप में आना चाहिए. सो लेट्स से ये आपका कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आई कैप से रिप्रेजेंट होगा. जो वेक्टर की ये बात कर रहा है ना, मैं उस वेक्टर को मान लेता हूं कि मेरा जो वेक्टर है वो a vector is along positive x axis, right. so वेक्टर की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ, लेट्स दैट वेक्टर बी एफ आई कैप. ये मेरा वो वेक्टर हो जाएगा. एफ क्या है, इसका एफ जो यहाँ पर होगा मैग्नीट्यूड बन जाएगा और आई कैप डायरेक्शन दे रहा है. सो दिस इज द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद f2 इज 0, यानी कि एफ आई कैप क्रॉस f2 की वैल्यू जो है नहीं दिया गया है, तो f2 इज इक्वल टू 0 दे रखा हुआ है. देन f2 कुड बी, कि इसमें से f2 क्या हो सकता है. अलग अलग ऑप्शन है. मैंने तुमको बताया था कि i क्रॉस j जो होता है वो k दे देता है ना. j क्रॉस i आपका वो सब देगा, बट जीरो कब आता है, जब i क्रॉस i हो, जब j क्रॉस j हो और k क्रॉस k हो. तो इस केस में देखने से तुम्हें पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन ये आपका अगर i कैप है और जीरो आंसर आ रहा है, तो इसमें सॉरी कहां चले गए हम लोग. हाँ, ये आपका आई कैप है. आप जिस वेक्टर की बात करो उसका आई कैप है. जे के साथ के बना देगा, आई के साथ जीरो देगा बट जे के साथ फिर के बना देगा, जे के साथ के बना देगा, के साथ जे बना देगा, बट आई के साथ सिर्फ जीरो बनाएगा. यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. खुद डाल करके देख लो. लिखो यहाँ पर एफ आई कैप क्रॉस -4 आई कैप विच इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका आंसर फोर्थ करेक्ट है, राइट. तो इसको कर लीजिए आप कॉपी. थोड़ा मैं बाहर आ जाऊं, इसको कॉपी कर लिया. अब जूम आउट कर लेता हूं, पूरी चीज एक साथ पढ़ लेते हैं कि हमने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं. पूरा व्हाइट पेपर भर दिया है. इसकी इमेज आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो. तो ये भी रेफरेंस आपके पास मौजूद रहेगा. तो वीडियो देखते वक्त अगर कॉपी ना भी हो पाए तो इसकी पूरी हाई डेफिनेशन इमेज दे दूंगा मैं आपको, ठीक है. चलिए अभी अगले सवाल लेते हैं. Hi everyone, continuing with the problem session that we had. There might be some disturbance that you may hear from the background, so I'm telling you this in advance that please don't mind it. I'm sitting in the hall and there are, like, kids around, so if you hear anything by surprise, just avoid it. Abhi ke liye we'll focus on the question solving, so let's venture into it. शुरू करते हैं सवाल को सॉल्व करना. या तो अभी हमारे सामने कौन सा सवाल है, जानते हैं हमारे सवाल को. यस, बहुत बढ़िया. ओहो हो, ये सवाल है हमारे पास, विच सेज दैट वी हैव. चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. मार्कर हमने चूज कर लिया है. देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b. a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड. देन हमसे पूछा गया है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट. व्हाट दे हैव गिवन अस इन द क्वेश्चन, ये समझने की कोशिश करो. They have given the condition that a dot b is equal to modulus of
A cross B. A dot B can be written as AB cos of theta, and A cross B का mod can be written as AB sin of theta. With that, cancel AB and you get tan of theta equal to 1, and tan of theta equal to 1 कब आता है? When theta is equal to 45 degree. ये हमें मिल चुका है. So now इसका मतलब क्या होगा? If this is vector A and this is vector B, then the angle between them, that is theta, is equal to 45 degree. Let's write down the magnitude. So C under root of A square plus B square plus 2AB cos of theta, और cos of theta की जगह मैं लिख दूंगा cos of 45, which is 1 upon root 2, which can be written as, you can write this as, or let me write it as cos theta only. So let's say 2 into 1 by root 2. Now going to 1 by root 2, that is 2 into 1 by root 2. 1 by root 2 is equal to 2 को मैंने लिखा root 2 into root 2 upon root 2. Cancel out किया, I have got root 2. So finally it's going to be A square plus B square plus root 2 A B. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? That's option number 4. कॉपी करो इसको. अगला सवाल करते हैं. They have said which of the following is not true, यानी कि इनमें से क्या चीजें गलत होगी. वेक्टर ए के बारे में बताया, ध्यान देना नॉट ट्रू बोला गया है. वेक्टर ए के बारे में बताया, वेक्टर बी के बारे में बताया. ए एंड बी आर ऑफ मैग्नेट, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स. ओके, सो चलिए देखना शुरू करते हैं. ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 कह रहा है ये. नाउ वेक्टर ए जो है वो लिखा गया है 3i plus 4j. वेक्टर बी जो है वो लिखा गया है 6i plus 8j. मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर 6i plus 8j कैन बी रिटन एज 2, कॉमन निकालो 3i plus 4j. इससे क्या पता चला था? बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर. ये कंडीशन होती ना कि ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, सो ये कंडीशन हो जाती है दैट दीस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर के बीच में थीटा इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री होता है. तो इसका मतलब आपका ए क्रॉस बी तो डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो गया. मतलब ये ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है, गलत चूज करना है. अच्छा, इसी कंडीशन में अगर तुम मैग्नीट्यूड लगा दो, सो यू कैन सी दैट b इज इक्वल टू 2a. सो दिस देयरफॉर a अपॉन b कैन बी रिटन एज हाफ, यानी कि ये भी हमारा सही हो जाएगा. a डॉट b लिख लेते हैं. a डॉट b अगर आप लिखोगे तो a डॉट b कितना निकल कर रहा है? योर a डॉट b टर्न्स आउट टू बी a डॉट b ना, दैट इज 3i plus 4j dot 6i plus 8j. So that is 3i into 6 is 18 plus 4 into 8 is 32 and this turns out to be 50. No, ये गलत हो गया. इसका मतलब हमारा ये आंसर हो गया. तुम अगर चेक करोगे तो mod of AB आपका 5 आ जाएगा. So the answer is C, that is the third option. कॉपी कर लो. अगला देखते हैं. यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन i j क्या? सी, उन्होंने बोला है कि लेट्स से A तुम्हारा एक वेक्टर है which is i plus j plus k. इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर क्या होता है? a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन its मैग्नीट्यूड. तो आपका हो जाएगा ये i plus j plus k द होल अपॉन. अच्छा, हम इसको सॉल्व क्यों करें? वी आर सो स्टूपिड. उसने बोला है कि हमें यूनिट वेक्टर पता लगाना है इस डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड बताना है, यानी अल्टीमेटली आपको मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट वेक्टर का ही तो बताना है. इसका मतलब आंसर इक्वल टू 1 है. क्या सॉल्व करने की जरूरत है? व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? चलो, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन यू कुड हैव वेरी इजीली रिटन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ a is under root of 1 square plus 1 square plus 1 square, which turns out to be i plus j plus k upon under root of 3, right? However, we don't have any option as such. Please copy this. We'll move on to the next question now, and the next question is, yes, now 40th question is, हमें वेक्टर a के बारे में बताया गया, हमें वेक्टर b के बारे में बताया गया, and they have said that they represent two sides of a triangle, then the third side of the triangle has a length. अब वेक्टर a और b दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आप वेक्टर a मानो, इसको आप वेक्टर b मानो. तो थर्ड साइड क्या होता है? थर्ड साइड आपको ध्यान में होगा ना ट्रायंगल लॉ के हिसाब से. दिस विल बिकम द थर्ड साइड and I can very easily write that C is equal to A plus B.
तो आप पहले थर्ड साइड का वेक्टर निकाल लो। a प्लस बी अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा i प्लस 5i दैट इज 6i प्लस 2j प्लस 4k। तो c का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, which turns out to be under root of 36 plus 4 40, 40 plus 16 that is 56। ऑप्शन 1 मार्क कर दो, आगे बढ़ो, नोट द आंसर, मूव फॉरवर्ड। नाउ ये हमारा अगला सवाल आ गया, फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन। नाउ वी हैव ऑलरेडी बीन, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं बिकॉज इसी डायग्राम को मैं यूज करने वाला हूं, इसी डायग्राम को मैं यूज करूंगा। कौन दोबारा बनाएगा? उन्होंने बोला है कि करेक्ट रिलेशन निकालो। करेक्ट रिलेशन क्या निकाल सकते हैं? इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें कुछ निकालना नहीं है, इसमें तुम्हें टेस्ट करना है क्या सही है। अगर देखो सबको मैं ट्राइंगल लॉ की तरह लिखना चाहता हूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, आई वॉन्ट टू राइट दिस एज ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ई, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, राइट। देखते ए प्लस बी होता क्या है, तो ए प्लस बी पहले मैं दिखा दूं यहां पर, ए प्लस बी, सो दिस इज ए प्लस बी, और ट्राइंगल लॉ के हिसाब से दैट शुड बी इक्वल टू ई। तो यहां पर दिख रहा है दैट ए प्लस बी जो ये आ रहा है, ए प्लस बी ये आ रहा है, लेकिन मेरा जो ई वेक्टर है वो इसके ऑपोजिट है, यानी कि ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ई, और वाइस वर्सा सोचते, चलो वो थॉट में नहीं जाते। इसको एक काम करते, इसको मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 0, मतलब ये आपका क्लोज्ड पॉलीगॉन लॉ को फॉलो करना चाहिए। एंड इफ इट इज सपोज टू फॉलो क्लोज्ड पॉलीगॉन लॉ, then in that case how do we deal with this? Closed polygon law ये कैसे follow कर रहा है? So what I'm going to do is, let me take this off. Oh, made a mistake. मैं जो है इसको हटा देता हूँ first. हाँ, closed polygon law के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा that a plus b plus e, देखो यहाँ पर polygon आपका, इसको देख लो, यहाँ पर polygon आपका close हो गया ना, a plus b plus e, पूरा polygon close हो गया, यानी कि ऑप्शन a जो है हमारा वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, सेकंड ऑप्शन को मैं चेक करने जा रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन अगर मैं देखूंगा, देन आई हैव c माइनस d इज इक्वल टू माइनस a। इफ आई रीअरेंज दिस आई गेट a प्लस c इज इक्वल टू d। चेक करते ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो मैं पुराना जो केस है उसको रब करने जा रहा हूँ। सो लेट मी टेक दिस ऑफ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब जो है करंट केस देखते हैं, a प्लस सी इक्वल टू डी। सी इफ यू से a plus c, so a plus c, ये निकल कर आएगा आपका वैल्यू, ये आपका a plus c का जो वैल्यू निकल कर आएगा, a plus c का जो, वन सेकेंड, a plus c का जो आपका वैल्यू निकल रहा है ना, a plus c एज पर ट्राइंगल लॉ वो ये आना चाहिए। तो a plus c इक्वल टू d, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सो आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, परफेक्टली फाइन। थर्ड देखते हैं। अच्छा, एक को दिख रहा है एक दो ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। सो आप जो है थर्ड एक बार खुद से ट्राई करो, मैं चाहूंगा द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दो ऑप्शन सही हो गया ना, तो आप दोनों को करेक्ट कर नहीं सकते, तो हमें एक मार्क करना होगा, तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अब्बा अब्बा नाउ द पोजीशन वेक्टर्स A B C D are given as, अच्छा तो हमें तीन वेक्टर के बारे में बताया गया हुआ है A B C D, then the displacement vector A B C D are। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, A B वेक्टर कैसे दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा लिखा जाएगा। वैसे पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट हैज द रूट एट द ओरिजिन, इट हैज द बेस एट टेल एट द ओरिजिन, राइट। तो अगर ये आपका एक्सिस सिस्टम है, और अगर आपका ये A वेक्टर है, और ये अगर आपका B वेक्टर है, जिसके बारे में हमें बोला गया A वेक्टर एंड B वेक्टर, सो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली ये आपका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, ये आपका फाइनल पोजीशन हो जाएगा, देन दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A B, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एंड एज पर ट्राइंगल लॉ यू कैन से दैट AB वेक्टर जो होगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो यहाँ से आप AB वेक्टर निकाल लो, तो यहाँ से आपको पता चलेगा दैट A B vector is equal to B vector minus A vector, 4i minus 3i that is going to be I, 5j minus 4j that is again going to be j, 6k minus 5k then that is again going to be k। तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया।
सिमिलरली अब मैं सी डी पोजिशन वेक्टर के लिए ज्यादा नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डी माइनस सी, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ डी माइनस सी, 4i माइनस 7i दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3i, 6j माइनस 9j दैट इज माइनस 3j। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिखो बकायदा जीरो के, तो 0 माइनस 3 इज गोइंग टू बी माइनस 3k, यहाँ से दिख गया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो सी डी वेक्टर को मैं थोड़ा घुमा कर लिखना चाहता हूँ, माइनस 3 अगर कॉमन निकाल दो तो ये दिख रहा है i प्लस जे प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका सी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 i प्लस जे प्लस के, आपका हो जाएगा ए बी वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर, राइट। यहां से देखो ये हमें क्या अंडरस्टैंडिंग देकर जा रहा है, ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग देकर जा रहा है जो कि मैं यहाँ रेड से मार्क कर रहा हूँ, दैट दिस इज माइनस 3, सो दे आर बेसिकली एंटी पैरेलल, अगर वो प्लस 3 होता तो वो पैरेलल हो जाते, राइट, तो इट इज एन एंटी पैरेलल वेक्टर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो क्या निकल कर आ रहा है, एक सेकेंड, कहाँ चला गया भाई साहब, अच्छा यहाँ पर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, परफेक्टली फाइन, या हाँ, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स भी 120 डिग्री। अच्छा, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री दिख रहा है, सो ये आपका जो है शायद इसमें ना डायग्राम बनाना पड़ेगा, रुको समझ जाता हूँ, देख चलो डायग्राम ही बना लेते हैं, डायग्राम बना, अच्छा डायग्राम बनाएंगे अपन ना एकदम बढ़िया से। सो ये मेरा एक वेक्टर है, बढ़िया, और 120 डिग्री है ना, तो ये मेरा दूसरा वेक्टर है, बढ़िया, आकाश आ जाओ। I end up getting that this and this, ये मेरा वेक्टर A है, ये मेरा वेक्टर B है, और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। इन्होंने बोला है देन द रिजल्टेंट C is, एंड रिजल्टेंट C is, C के बारे में बात किया गया है, तो C के लिए पहले आप पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कराना होगा ना बेटा, तो पैरेललोग्राम पहले बनाएंगे, तो ये मैं पैरेललोग्राम बनाने जा रहा हूँ, ये मेरा बन गया, ये मेरा बन गया, अरे बड़ा गंदा सा बन रहा है ये, एक काम करते हैं, मैं ना प्रॉपर लाइन ही बनाता हूँ, अच्छा लगेगा। सो पैरेललोग्राम बनाते हैं ना, पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा, कलर बदल के इसको हल्के रंग दे दे रहा हूँ और दूसरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले रहा हूँ ऐसे, बहुत बढ़िया। तो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो है आपका ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग, सॉरी, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इसको जो है रेड कलर से मैंने ले लिया, दिस लुक्स ब्यूटीफुल, एंड वी विल हैव नाउ लेट्स क्रिएट एन एरो, सो दिस इज बेसिकली A प्लस B, ये आपका A प्लस B हो गया, राइट, ये आपका A प्लस बी हो गया। तो आपको दिख रहा है कि भाई C, लेकिन हमसे A प्लस बी की बात नहीं किया, ये तो हमने गड़बड़ कर दिया, तो हमसे A प्लस बी पूछा है क्या, नो बॉस, A प्लस बी कहीं नहीं पूछा हुआ है, पर ठीक है इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ दैट दिस इज A प्लस बी। A माइनस बी कैसे निकालेंगे समझना, A माइनस बी निकालने के लिए मुझे B को उल्टा करना होगा, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जरा B को यहाँ रब कर रहा हूँ, B को अलग से लिख देता हूँ, I will write B as this। माइनस बी कैसे निकालूंगा मैं, ब्राउन कलर से दिखाता हूँ, ब्राउन कलर से माइनस बी कुछ नहीं होगा, माइनस बी इज गोइंग टू बी इसका उल्टा, ये होगा माइनस बी, कलर चेंज कर देते हैं, लेट मी मेक इट टू बी ब्राउन, तो ये आपका माइनस बी हो गया, राइट, माइनस बी, एरो दिखा देते हैं उसके ऊपर, सो दिस इज गोइंग टू बी योर माइनस बी वेक्टर, ये आपका माइनस बी हो गया, राइट। अब अगर तुम देखोगे तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एडिशन, टू साइड्स, ओरिएंटेशन देखना है, ओरिएंटेशन पकड़ने वाली मस्त चीज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा बॉस, वो जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी दिस, is going to be the resultant, right, this is going to be the resultant, कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका, हाँ ब्यूटीफुल, this is going to be the resultant, मैं इसको फिर से समझाता हूं, समझ में आ जाएगा, अच्छा है,
दिस इज द रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. जूम करके अच्छे से समझ सकते हैं इसको अपन. एक बार समझ में आ गया तुमको मैंने ए माइनस बी कैसे बनाया तो समझ में आ जाएगा. देखो ए प्लस बी कैसे बनाया. ये नीले रंग को देखो, ब्लू वाले को. व्हेन यू लुक एट द ब्लू कलर, ए प्लस बी, पैरेललोग्राम लॉ से ए प्लस बी निकाला. फिर ए माइनस बी निकालना था तो ए को ऐसे ही छोड़ा, बी को उल्टा कर दिया, माइनस बी कर दिया. यहां पर ट्राइंगल लॉ से मैंने ए माइनस बी निकाला. यहां देखने से पता चल रहा है सिंस ये एंगल 120 डिग्री है तो डायग्राम हमने बड़ा एक्यूरेट बनाया हुआ है. तो मैं बड़ी आसानी से कह दे रहा हूं यहां पर दैट ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है that is lesser than the sorry not lesser than, that is in fact greater than the magnitude of a plus b. और a plus b यहाँ पर कौन था? a plus b बेसिकली यहाँ पर c था, बिकॉज है ना, इट्स रिजल्टेंट इज c ना. रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? a plus b. सो आपका a minus b is greater than a plus b, यानी कि इट्स greater than c वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब हम जो है जूम आउट करके क्वेश्चन का ये देखते हैं, मार्क कर लेते सही आंसर. What we are able to get is greater. Yes, that's the answer. Beautiful. So the correct statement is C. चलिए अगला सवाल करते हैं. In this case, at what angle must two forces x plus y and x minus y, so the resultant may be x square plus y square. See, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, x plus y is the magnitude of one of the force. उन्होंने मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर साइन नहीं दिया ना, उन्होंने मैग्नीट्यूड दे रखा हुआ है. So I'll say that let's say that the first force का मैग्नीट्यूड is x plus y, second force का मैग्नीट्यूड is x minus y. They have said कि इनका बीच का एंगल क्या होना चाहिए. So let's say ये आपका फर्स्ट फोर्स F1 है, ये आपका सेकेंड फोर्स F2 है, इनके बीच का एंगल थीटा है. तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, द रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा. सॉरी यार, अंडर रूट मैंने डाल दिया तो मैंने आर स्क्वायर क्यों लिखा? मैं कितना बेवकूफ हूँ. इसको रब करो. यस, अंडर रूट डाल दिया ना, तो आर स्क्वायर क्यों लिखा? अब दोनों तरफ स्क्वायर करो. सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? बिकॉज ये रहा ना, दैट वाज द रिजल्टेंट, दिस वाज द रिजल्टेंट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यू विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू f1 का स्क्वायर क्या होगा? f1 का स्क्वायर विल बी x प्लस y का स्क्वायर, राइट? सो x प्लस y the whole square plus x minus y the whole square plus twice x plus y x minus y into cos of theta. ये प्योर मैकेनिकल वर्क चल रहा है हमारा, ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन में था ही नहीं. तो यहाँ प्योर मैकेनिकल वर्क है, लिखते जाओ. तो we'll have x square plus y square is equal to x plus y the whole square is x square plus y square plus 2xy, x square plus y square minus 2xy. So this is going to be 2x square plus 2y square. क्यों? यहाँ से plus 2xy, यहाँ minus 2xy के साथ खत्म हो गया, plus twice ये हो जाएगा x square minus y square, x plus y और x minus y into cos of theta. When you solve this, इसको यहाँ लेके जाओगे तो आपको दिखेगा minus of x square plus y square the whole upon, इसको नीचे लेकर आओ, twice x square minus y square is equal to cos theta. यहाँ पर मैंने एक स्टेप स्किप किया है, बट आई थिंक यू हैव बिकम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट इज इक्वल टू cos थीटा. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. चलो ऑप्शंस को मैच करके देखते हैं. यहाँ से देखेंगे तो यस, ऑप्शन ए मैच कर गया ना. देखो कैसे, इफ तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इफ यू डू दैट तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे ना बेटा, दैट दिस इंप्लाइज देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस ऊपर x square plus y square upon twice x square minus y square. इसको मैच करके देखो. आई थिंक द फर्स्ट ऑप्शन गेट मैचेस. या फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. कॉपी कर लो. ऑलराइट, 53rd क्वेश्चन देखते हैं. 53rd क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? 53rd क्वेश्चन में हमें दिया गया है
कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर के बारे में बोला है, बी वेक्टर के बारे में बोला है, सी वेक्टर के बारे में बोला है। आर दी साइड्स, अच्छा ये किसके साइड्स हो सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड है। आर दी साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सी मैं तुम्हें एक चीज पहले बता दे रहा हूँ, आइसोसेलेस के बारे में बाद में टेस्ट करना, पहले इक्विलैटरल और राइट एंगल देखो। इक्विलैटरल का मतलब क्या है? तीनों साइड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। सो ए का मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 2 square plus 1 square plus 1 square, which is equal to 4 plus 1 5 6. D का मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 square plus 3 square plus 5 square, which is equal to अंडर रूट ऑफ, डेफिनेटली 6 तो नहीं आ रहा, बट कितनी वैल्यू आ रही है वो एक बार लिख ले क्या अपन? 3 square is 9, 5 square is 25, 25 plus 9 is 34, so this is 35. And C का वैल्यू जो निकल कर रहा है, that is going to be अंडर रूट ऑफ 3 square plus 4 square plus 4 square, which is 41, अंडर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। यानी तीनों साइड्स अलग है बॉस, तो नहीं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नहीं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब मुझे राइट एंगल देखना है। अब राइट एंगल कहां से आएगा? राइट एंगल कहां से आएगा? राइट एंगल के लिए या तो राइट एंगल में ए और बी के बीच में 90 डिग्री होगा, या फिर बी और सी के बीच में 90 डिग्री होगा, या फिर ए और सी के बीच में 90 डिग्री होगा। मुझे तीनों ही यहाँ पर चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते, तीनों चेक कर लेते हैं। अच्छा, ए और बी के बीच में 90 डिग्री मैं कैसे चेक करूंगा? द बेस्ट ऑप्शन इज आई विल कैलकुलेट ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी देखता हूं, ए डॉट बी निकल कर आ रहा है 2 प्लस 3 माइनस 5, yes equal to 0, yes a dot b equal to 0, it's a right angle triangle, beautifully done, right angle triangle हो गया, right? तो इस तरीके से कॉपी कर लो, इस तरीके से। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने सीधा राइट एंगल, सो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम चेकिंग दिस और चेकिंग दिस। अंडरस्टूड हो चुका है ना वहां पर? तो इसको कॉपी कर लो, जूम आउट कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए है ना, ऐसे देख सकते हो इसको। डोंट वरी, इसकी इमेज मैं तुम्हें भेजने वाला हूं, सो डू नॉट वरी फॉर दैट। चलिए आगे के सवाल करते हैं। सो व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव दैट हमें जो है पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। एरिया निकालना है यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम का, और एडजेसेंट साइड के बारे में दे रखा हुआ है। तो एडजेसेंट साइड के बारे में दे रखा हुआ है तो भाई आप पैरेललोग्राम बना लो, एक बड़ी आसानी से अपन पैरेललोग्राम बना देते हैं। सो ये आपका जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा। थोड़ी लाइनें टेढ़ी बन रही है, प्लीज डोंट माइंड इट। ऐसे ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। द एंगल बिटवीन देम जरूरत नहीं है उसकी। तो आपके दो वेक्टर्स जो है, ये आप मान लो अपना ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। देखो इस तरह से एडजेसेंट साइड हो गए। तो हमने पढ़ रखा होगा ना भाई कि दैट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, इस मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अब सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का रह चुका है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो अब यहाँ पर, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे लास्ट टाइम बताया है, तो यहाँ पर सीधा कर रहा हूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। And it's going to be 1 minus 2 3, it's going to be 3 minus 2 1। इस तरह से आपने इसको डिटरमिनेंट में डाल दिया। एंड देन यू हैव अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। सो आई एम गोना मूव दिस नाउ, आई एम गोना सेलेक्ट इट, आई विल कट दिस एंड देन आई विल पेस्ट इट। इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट्स द ओनली टास्क दैट वी आर लेफ्ट विद। ये हो जाएगा दिस 2 3 minus 2 1 minus j 1 3 3 1 plus k, you will have 1 3 minus 2 minus 2, right? अब यहाँ पर लिखो I minus 2 minus minus plus 6 minus j 1 into 1 1, 3 3 is 9 plus k, 1 into minus 2 is minus 2, minus minus plus 6, right? So इस तरह से हमारे सामने आ गया ये टर्म। This is going to be 4i plus 8j
प्लस 4k, तो ये मेरा a क्रॉस b हो चुका है। और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। So magnitude of a cross b will be given as magnitude of a cross b, I will write it as under root of 4 square plus 8 square plus 4 square। इसकी वैल्यू निकाल लो, देखो कितना निकल कर आ रहा है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 16 16 16 16 32, 8 8 64, 96। So it's going to be under root of 96। 96 can be written as 16 into 6 का रूट। सो ये हो जाएगा आपका 4 रूट 6 भी बोल सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या हमारे पास। यस, आंसर इज 4 रूट 6। तो कॉपी कर लेना इसको आगे पीछे करके और दूसरा सवाल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, now they said out of addition, subtraction, dot product and cross product the following operations are commutative। कौन सा commutative होगा? See, dot product and cross product commutative नहीं है because dot है but cross नहीं है। addition and subtraction, see addition commutative है। for example a plus b is equal to b plus a। commutative का मतलब क्या होता है बॉस? commutative का मतलब होता है ऑर्डर बदलना। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर रिवर्स करना, ऑर्डर बदलना। लेकिन अगर आप वहीं पर लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो बॉस ये तो गड़बड़ है, ये नहीं लिख सकते। सो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल नहीं है दोनों। एडिशन एंड डॉट प्रोडक्ट यस ये पॉसिबल है, हमने चेक कर लिया। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, तो ठीक है अपने को दे रखा हुआ है दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर b, इनके बीच में एंगल थीटा है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b क्रॉस a। अब a डॉट b क्रॉस a क्या निकल कर आएगा उसको जानने की कोशिश करना। सी तुमने पढ़ा है दैट a डॉट b इज नथिंग बट, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेते हैं। हम यहां पर पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि p डॉट q is equal to magnitude of p, magnitude of q and cos of angle between p and q। let's say this is going to be phi, angle between p and q। अब यहाँ पर p की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ a वेक्टर और q की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ b क्रॉस a वेक्टर, राइट। तो इसको मैं अब ओपन कैसे करूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ p यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ q यानी कि b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या? पी और क्यू के बीच का एंगल ना, यानी ए और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल। अगर आप देखेंगे कि अगर बी क्रॉस ए जो होगा वो ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, दिस इज गोइंग टू बी, और एक काम करो, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी b क्रॉस a एज पर द राइट हैंड थंब रूल। वो a से भी परपेंडिकुलर होगा, वो b से भी परपेंडिकुलर होगा। सो cos ऑफ 90 डिग्री। सो अब आपने यहां पर लिख दिया दिस इज a, b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? b a साइन ऑफ एंगल बिटवीन b a विच इज थीटा इनटू और cos ऑफ 90। अच्छा cos ऑफ 90 तो जीरो हो चुका है ना, फॉरगेट अबाउट दिस। सो यानी हमारा आंसर जो है जीरो हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन छोटा करके दे देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस, है ना, बेहतर तरीके से। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत बढ़िया। वैसे इसकी फोटो मैं आपको भेजूंगा। इस तरह से हमने जो है वेक्टर्स के सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के डिस्कस कर लिए है। अब हम जो है बेसिक कैलकुलस शुरू करने वाले अगली बार। उसमें उस बेसिक कैलकुलस को करते वक्त मैं वेक्टर्स के आपको लेवल 2 और लेवल 3 के भी असाइनमेंट देने वाला हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।